टाइम वेस्ट नहीं करना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बताइए यार। कह रहे हैं मैम हम तो ठीक है, आप अपना हाल बताइए। हाँ जी। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, नॉट 100% फाइन बट हाँ बेटर हूँ। अभी भी चल रहे हैं, टेस्टिंग वेस्टिंग चल रहे थे, कुछ इशू तो हुआ। बीपी लो तो बहुत ज्यादा चल ही रहा है, तो ठीक है, फेयर इनफ। यही जीवन है, जीवन का नाम यही है। कोई ऐसा भी है जिसकी पहली क्लास हो? ऐसे लग रहा है मुझे। तेरी पहली क्लास है, बताऊं मैं तुझे? बाप हाँ जी। आप दोनों की फर्स्ट क्लास है? आपकी भी फर्स्ट क्लास है बच्चे? जय हो। ऑल इज वेल ज्योति बेटा। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे ऐसे भी हैंडल करना है कि आज, सोच रहे हो मेरी सिचुएशन? कह रहे हैं आपकी क्या हमारी, हमें दोबारा सुनना पड़ेगा। आपको क्या लगता है बेटा ये सिर्फ आपकी सिचुएशन होती है, टीचर की नहीं होती? कि उसे भी तो मैनेज करना है कि जो नए बच्चे हैं वो भी बेचारे ये ना फील करें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो जैसे ही मैं आई, एक बच्चे का ये डाउट था मैम कि आपको इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाला चैप्टर अलग से कराओगे? वो अगर आप रीड करोगे, जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं मोर देन 70% मैं करा चुकी हूँ। सो डोंट वरी, जब आप वो क्लासेस देखोगे और बीच में अगर कुछ छोटर पोटर बचेगा वो बीच में कवर हो जाएगा। और वो बेसिक था जो मैंने अंडरस्टैंडिंग लेते हुए 70% चीजें बोल दी हैं। जो लोग आ रहे हैं डे 1 से, जिन्होंने बीच बीच में ज्वाइन किया, उन्हें ऐसा एहसास होगा कि ये चैप्टर नहीं हुआ। डन? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब कुछ बताएंगे। हौले हौले, हौले हौले, थोड़ा सा सब्र करिए। अभी तो मेरे को वो लगा, एक क्या लगा है, सदमा। क्या सदमा? नए बच्चे हैं, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ। डन बेटा, नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, मतलब मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं कैसे मैनेज करूं, बट करेंगे। अच्छा बुक्स मिल गई? मेरे वाली बुक्स आ गई आपके पास? बहुत बढ़िया। बेटा आज ही सब कुछ जान के जाना है? हौले हौले, विश्वास नहीं है? थोड़ा आज जानेंगे, थोड़ा बाद में जान लेंगे, सब बता देंगे। अरे वाह, चीते हैं ये। डन, आई विल लेट यू नो, डोंट वरी। सो गाइस प्लीज एक बारी मेरे साथ देखते हुए, जो बच्चों की पहली क्लास है वो भी, और बाकी तो है ही है, देखेंगे बेटा। इसीलिए मैं कह रही थी कि मैं ही मैनेज करूंगी, समझाना पड़ेगा, मुझे पता था। गाइस तो बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है हमारा लॉ। जो नए बच्चे हैं प्लीज मेरे साथ 5 मिनट के लिए समझेंगे। लॉ क्या होता है बेटा? कानून। अंधा कानून, जो अमिताभ बच्चन की पिक्चर है उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे लॉ कानून, कौन सा कानून? जो यहाँ पर अगर सेंटर में इन्होंने एक कानून बना दिया तो वो सारी दुनिया के लिए फॉलो करना जरूरी है, या फिर सिर्फ यहाँ पे सेंटर के बच्चों को? सिर्फ सेंटर के बच्चों को फॉलो करना जरूरी है। आपके घर में पप्पा ने एक कानून बना दिया, वो सबके लिए जरूरी है या फिर सिर्फ यहाँ पे जरूरी है? बोलिए। सिर्फ आपके घर के लोगों के लिए जरूरी है, पूरी दुनिया को फॉलो नहीं करना आपके पप्पा का कानून। और मैं एक बात बोलूंगी, एक ही बार बोलूंगी, मैं बहुत मजाक में पढ़ा लेती हूँ, मस्ती कर लेती हूँ, बट मैं फालतू के नॉनसेंस कभी अपनी क्लास में बर्दाश्त नहीं करती हूँ। मेक श्योर, ठीक है? ये वाला रूप भी देख लोगे फिर। डन। तो बेटा कानून वो है जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस किसे फॉलो करने हैं? किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाए हैं, और जो भी उसके जुरिस्डिक्शन में, उसके दायरे में है, उन सबको उसे क्या करना है? फॉलो करना है। बेटा अगर एक बात बताओ, यूएस में कोई लॉ पास हुआ, बेटा रशिया में कोई लॉ पास हुआ, क्या वो यहाँ पे इंडिया के लोगों को फॉलो करना है? द आंसर इज नो। गाइस अगर तालिबान में कोई लॉ बना तो क्या वो यहाँ पर फॉलो करना है? क्या यहाँ पर भी लड़कियों का स्कूल जाना बंद? फिर यहाँ पे बैठी कैसे है क्लास में इतनी सारी? गाइस वहां पर तो गर्ल एजुकेशन ही आजकल क्या हुई हुई है, बंद हुई हुई है, अगर आपको पता हो। सो इतना ज्यादा गलत हुआ हुआ है। तो बेटा एक बात बताओ, क्या जो वहां का कानून है वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है? द आंसर इज नो। तो मैंने कहा जहां पर भी हम रहते हैं वहां पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो क्या बनाती है? कानून बनाती है, एक लॉ बनाती है, नियम बनाती है, और उस नियम को हम सबको क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। तो लॉ एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको बनाया जाता है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। मैंने कहा बेटा लॉ सेंट्रल लॉ भी होते हैं, मैं 5 मिनट लूंगी बस। और बेटा मैंने कहा कि लॉ स्टेट लॉ भी होते हैं।
अभी मैं आ रही थी तो मेरे हस्बैंड ड्रॉप करने आए मुझे, क्योंकि एज आई एम नॉट वेल, तो कह रहे थे मैं तुझे आराम से छोड़ता हूँ। वो थोड़ा प्यार ज्यादा आता है ना घर वालों को भी, जब भी आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती। तो हम देख रहे थे एक ई रिक्शा जा रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था जेल, कुछ ऐसे लिखा हुआ था, केजरीवाल का नया लोगो है, जेल के अंदर है बट फिर भी वोट डलेगा। मतलब कुछ ऐसे करके लोगो था कि जेल में है बट फिर भी वोट किसको डलेगा, केजरीवाल को डलेगा, समथिंग लाइक दैट। एंड आई स्टार्टेड लाफिंग। दिनेश कहते तुझे क्या होगा, मैंने कहा ये जेल में बैठे बैठे इसके नए आइडिया चल रहे हैं, खुराफाती आदमी। मतलब आई वाज जस्ट सेइंग दिस कि जेल में है बट फिर भी क्या चल रहा है, इसकी वोटिंग की पूरी तैयारी वारी चल रही है। सो गाइस प्लीज एक मिनट मेरे साथ। अब मैं कह रही हूँ जैसे केजरीवाल हो गया, या फिर जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के मिनिस्टर हो गए, योगी जी हो गए। अब जो यूपी का लॉ है, भाई यूपी में तो आजकल कुछ अलग ही दबंग स्टाइल चल रहा है। क्या दबंग स्टाइल चल रहा है, वहां तो एनकाउंटर हो रहे हैं सीधा। आपने देखा है कहीं आजकल क्या होता है, वहां पे कुछ भी होता है एनकाउंटर कर देते हैं और कह देते हैं पुलिस पे वो मार रहे थे इसीलिए हमने उनको अपने बचाव में मार दिया। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत यूपी को ट्रैक किया हो तो यूपी में आजकल क्रिमिनल्स को जेलों में बंद करने की बजाय उनको क्या करा जा रहा है, निपटाया जा रहा है। गाइस मैं कह रही हूँ हर स्टेट के अपने अपने राजा हैं, मतलब हर स्टेट के अपने अपने सीएम है और उनके अपने अपने क्या है, तरीके हैं चलाने के लिए। हर स्टेट के अलग अलग क्या है, लॉज हैं। बट कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो सेंट्रल लॉज हैं, जो पूरे भारत देश पर क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। डन। अब अगर एक बात बताओ आप, मैं एक सिंपल सी बात बोल रही हूं, आप कॉन्ट्रैक्ट यहां पर बनाओ दिल्ली में बनाओ, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट पंजाब में बनाओ, बेटा लॉ क्या है, सेम है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, सेम है। ऐसा थोड़ी ना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लॉ पंजाब के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और दिल्ली के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना हो वैट का, सुना है बेटा, वैल्यू एडिड टैक्स, अब उसकी जगह पे क्या आ गया है, एक्सीलेंट। तो बेटा पहले क्या होता था, हर स्टेट का अलग अलग क्या होता था, वैट होता था। डन। सबके अलग अलग लॉज होते थे, अलग अलग रेट होते थे। बट अब हम लोगों ने क्या कर दिया, कॉमन क्या बना दिया, जीएसटी बना दिया। डन। बेटा अब मैं एक बात बोल रही हूं, तो क्या जो हमारे सिलेबस में है सीए फाउंडेशन में, वो स्टेट लॉज है हमें पढ़ने हैं या सेंट्रल लॉ? खुद सोच के, कॉमन सेंस, मैं नए बच्चों से बात कर रही हूँ, प्लीज 2 मिनट के लिए बस कॉमन सेंस से एक बात सोचिएगा आप। क्या आपकी सीए इंस्टीट्यूट में जो बच्चा एनरोल हो रहा है वो सिर्फ दिल्ली का है या पंजाब का है या गुजरात का है या महाराष्ट्र का है, सारी स्टेट्स का है? तो क्या सीए इंस्टीट्यूट सबके लिए अलग अलग करिकुलम बनाएगा या एक कॉमन करिकुलम होगा? लॉजिकली सोचिए। तो हमें पढ़वाया भी क्या जा रहा है, सेंट्रल लॉज। हमारे सिलेबस में कतई नहीं है कौन से वाले लॉज, स्टेट लॉज। तो बेटा ये जो सेंट्रल लॉज है ये बनते कैसे हैं, बेटा पहले कोई भी बिल आता है वो दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है, प्लस उसे प्रेसिडेंट साहब की मंजूरी मिल जाती है, तो वो क्या बन जाता है, सेंट्रल लॉ, एक्ट बन जाता है। डान मेरे बच्चे। अब जब मैंने बात करी सेंट्रल लॉज की, जो मैंने एक्ट शुरू किया हुआ है, बहुत सारे सेंट्रल लॉज हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, गाइस देयर आर इनकम टैक्स एक्ट 1961। आप लोगों ने कभी सुना है इनकम टैक्स की रिटर्न जारी है, घर में सुना हो पापा मम्मी किसी की भी रिटर्न भर रहे हैं, सुना है? आईटीआर जारी है, आईटीआर भरनी है। तो एक बात बताओ, क्या इनकम टैक्स के जो लॉज हैं वो दिल्ली में अलग है और क्या पंजाब में या गुजरात में अलग है या फिर सेम है? अगेन जो टैक्स लॉज है वो क्या है, पूरे उसमें सेम है। चाहे आप दिल्ली में इनकम कमाओ, चाहे आप गुजरात में कमाओ, चाहे पंजाब में कमाओ, स्लैब रेट्स आर सेम। अकॉर्डिंगली आपके ऊपर क्या होगा, टैक्स रेट चार्ज होगा। तो बेटा प्लीज, मैंने कहा ये सारे के सारे जो सेंट्रल लॉज हैं उसमें से हमने जो अभी अपने पास शुरू किया है वो कौन सा है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैं कुछ नया बोल दूंगी, कोई भी ये ना सोचे कि सब कुछ वही होने वाला है। मैं बहुत शाड़ी हूं, मैं हमेशा अपने पास क्या रखती हूँ बेटा, कुछ मोहरे रखती हूँ कि कुछ नए नए बच्चे आए तो मैं ऐड करूं, पुराने वालों को भी मोनोटोनस ना हो, और हम क्या कर सके, सबको साथ में जोड़ भी सके। सो मेरे बच्चे बहुत ही खूबसूरत एक्ट है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेटा मेरी बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है एक बोलने की। द क्या है, ए एन द आर्टिकल, इंडियन क्या है, भारतीय, एक्ट मैंने अभी अभी आपको बताया, बिल जो दोनों हाउसेस में पास हुआ और उसे प्रेसिडेंट साहब की मंजूरी मिली। 1872 वो ईयर है जब ये एक्ट क्या हुआ, एप्लीकेबल हुआ। गाइस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, गाइस मैंने एक वर्ड बोला था, कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। मैं चाहूंगी 5 मिनट कोई भी नहीं बोलेगा,
इट्स अ रिक्वेस्ट, ज्यादा से ज्यादा अगले 5 मिनट। एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी। गाइस मैंने आपसे कहा, जस्ट बेटा क्या नाम है आपका, न्यू एंट्री लक्ष्य। मैंने लक्ष्य से कहा, मैंने अपनी क्लास का एक रूल बना दिया कि अगर क्लास में कोई भी लेट होगा, अगर मैं लेट होंगी तो मैं पूरी क्लास को चॉकलेट दूंगी फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, आज से नहीं। और अगर कोई और लेट आया क्लास में तो वो मेरे लिए चॉकलेट लाएगा। मैं लाऊंगी सबके लिए बेटा 5-5 रुपए वाली डेयरी मिल्क, और अगर कोई लेट आएगा तो वो मेरे लिए बड़ी वाली डेयरी मिल्क सिल्क लाएगा। सबको एक्सेप्टेड है? बोलो बेटा, मानते हैं सारे? अब मैं बेटा देखो, मेरा तब भी आपसे ज्यादा खर्च हो जाएगा, सोच के देखो, मैं पूरी क्लास के लिए लाऊंगी, चाहे 5-5 रुपए वाली लाऊंगी, तब भी मेरे ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। तो क्या इसे हम एप्लीकेबल कर दें? मान लेते हैं बेटा हमने इसे एप्लीकेबल कर दिया, और मान लेते हैं बेटा लक्ष्य ना, बेटा लक्ष्य अगली क्लास में लेट आया, बेटा लक्ष्य से मैंने कहा लक्ष्य मेरी सिल्क लेके आओ, लक्ष्य सिल्क ही नहीं लेके आ रहा, जबकि हमारे बीच में क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट में 2 लोग चाहिए होते हैं, 2 लोग थे लक्ष्य और ज्योति। हमारा मीटिंग ऑफ माइंड्स भी था, उसे बोलते हैं कंसेंसस एड आइडम। उसे क्या बोलते हैं, कंसेंसस एड आइडम। हमारा मीटिंग ऑफ माइंड्स भी था, डिसाइड हुआ था कि अगर लेट आए तो या फिर क्या, या तो मैं इसे क्या दूंगी, चॉकलेट दूंगी पूरी क्लास को, अगर मैं लेट आई, अगर कोई बच्चा आया तो वो मुझे सिल्क देगा। बिल्कुल मीटिंग ऑफ माइंड्स भी था। लक्ष्य चॉकलेट ही नहीं दे रहा, मैं कह रही हूँ मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे से पढ़ाया वढ़ाया जाएगा, मैं पहले से लेके जा रही हूँ कोर्ट, और जाऊंगी कहूंगी कोर्ट पे मैं लक्ष्य के ऊपर केस फाइल करना चाहती हूँ, लक्ष्य ने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर वो लेट हुआ तो वो मुझे क्या देगा, बोलिए, डेयरी मिल्क सिल्क देगा, बट वो मुझे नहीं दे रहा, आई वांट टू फाइल अ केस। जज साहब क्या कहेंगे, अपनी सिल्क सुल्क के मामले वहीं पे निपटा लो, यहाँ पे मर्डर रेप निपटना रहे हमारे से। एम आई राइट और रॉन्ग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बेटा यही बात मैं बोल रही हूं, एग्रीमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सोशल और एक होते हैं कमर्शियल। सोशल ये जो यारी दोस्ती में हो जाते हैं, जैसे हम लोगों ने आपस में कर दिया, इनके अंदर हमारी जनरली क्या नहीं होती, इंटेंशन टू गो टू कोर्ट नहीं होती। जब इंटेंशन टू गो टू कोर्ट नहीं होती तो इनके अंदर क्या मिसिंग है, ये लीगल एनफोर्सेबिलिटी। लीगल एनफोर्सेबिलिटी का मतलब ही क्या है, इंटेंशन टू गो टू कोर्ट, की कोर्ट में लेके जाना। तो बेटा सोशल एग्रीमेंट्स में मिसिंग होती है क्या, लीगल एनफोर्सेबिलिटी। मैं बोल देती हूं यहां पर मिसिंग होती है क्या, लीगल एनफोर्सेबिलिटी। फिर दूसरे वाले कौन से बेटा, कमर्शियल। कमर्शियल कौन से बेटा, जहां पर हमारी इंटेंशन टू गो टू कोर्ट, बोलिए, होती है। जैसे मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको 1000 बोरे चावल के सप्लाई करूंगी, डन। और बेटा मैं ड्यू डेट पे आपको चावल के बोरे सप्लाई नहीं कर रही, तो बेटा दैट इज व्हाट, धंधे की बात चल रही है, बिजनेस हुआ था हमारे बीच में, एग्रीमेंट हुआ था, और अब नहीं हो रहा है, आपको मार्केट में महंगे रेट पे खरीदना पड़ रहा है, तो क्या अब आपको मेरी वजह से जो नुकसान हो रहा है आप मेरे से रिकवर करोगे नहीं करोगे, बोलिए। तो बेटा ये होते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट्स, जिनके अंदर हमारी क्या होती है, इंटेंशन टू गो टू कोर्ट होती है। यस, क्या पूरी क्लास मेरे साथ, जिनकी पहली क्लास थी 3 बच्चे थे, एक बार तीनों हाथ खड़ा करें, तीनों जने मेरे साथ, पक्का बेटा ये समझ में आता है। अब मैं आगे चल रही हूँ, बहुत ही प्यारे गोते लगाने वाली हूँ। कई कोई दिक्कत, बेटा जनरली हमारी क्या होती है, इंटेंशन टू गो टू कोर्ट मिसिंग होती है सोशल एग्रीमेंट्स में। बट अगर हमें कोई ऐसा करना है कि इन्फोर्सेबल करना है, तो वो रिटर्न, रजिस्टर्ड, स्टैम्प्ड, ये सब चीजें होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो जनरली हमारी उसमें इंटेंशन टू गो टू कोर्ट नहीं होती। आपने अपने दोस्त को कहा शाम को मिलते हैं मेट्रो पे, चापे खाने चलेंगे, चापा मेरी यहाँ, आप नहीं गए, आपका दोस्त पहुंच गया, मेट्रो का किराया खर्च करके आ गया, वो आपसे रिकवर कर सकता है, नहीं ना, जबकि एग्रीमेंट तो था। क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट्स जो ये होते हैं सोशल, इनके अंदर जनरली क्या नहीं होती, इंटेंशन टू गो टू कोर्ट नहीं होती। डन। अब मैं आगे बढ़ती हूँ बहुत आराम से, मैं कुछ वर्ड्स बोल रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सारे जने। मैंने बोला जस्ट इन, हमें जो भी बुक बुक क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे पढ़ना है, वी विल स्टार्ट डूइंग दैट इन द नेक्स्ट क्लास। आज हम थोड़ा सा अपना बेस और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे टॉपिक का, नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, खूब क्वेश्चन वोश्चन करना स्टार्ट कर देंगे साथ में। डन। मुझे भी एक दिन और दे दीजिए कि मैं जो नए आए हैं उन्हें भी जोड़ लूं साथ में और सब कुछ एडजस्ट मार लूं। मैम अगर अगली बार और नए हुए तो
ये तो बहुत ही खुशी की बात है। डोंट वरी, बट नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, साथ में वो भी करेंगे कि बुक को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। अभी तो मुझे नहीं पता था कि बुक भी मिल गई है, तो मेरे को भी नहीं मिली अभी, मैं ले लूंगी अभी। डन है, मेरी किताब मैंने बनाई है। जस्ट इन पर्सनल, जस्ट इन रैम। बेटा क्या बोला मैंने? जस्ट इन। गाइस जस्ट इन पर्सनम क्या होता है? राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। ध्यान से देखेंगे, मैं कुछ वर्ड्स बेस बना रही हूं आपका स्ट्रॉन्ग। राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। जस्ट इन रैम होता है राइट अगेंस्ट अ एंटायर वर्ल्ड, सोसाइटी, ऐसे बोल। गाइस क्या नाम है बेटा आपका? ब्लू शर्ट, यस यस, शौर्य। शौर्य और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। डन बेटा। मैंने शौर्य को कहा, शौर्य मैं आपका सिलेबस इस डेट तक पूरा करा दूंगी। आप लोग के एग्जाम सितंबर में है। वाओ। आपको पता है पहले ये एग्जाम होते थे दिसंबर में, एंड वी यूज्ड टू गेट सो मच एक्स्ट्रा टाइम, 2 महीने एक्स्ट्रा होते थे सिलेबस कराने के लिए। तो आपको क्या लगता है एज अ टीचर हमारे ऊपर भी क्या है अब? बर्डन ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, हमें भी थोड़ा स्पीड में काम करना होगा। और मैं पहले ही बता रही हूँ बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोल दूं, किसी भी कीमत पे हम अच्छे से अचीव ही नहीं कर पाएंगे। कोई भी टीचर, चाहे मैं हूं, चाहे अमित सर हो, चाहे कोई भी टीचर हो, कोई भी टीचर अपना गोल सितंबर तक अचीव ही नहीं कर सकता अगर बच्चों ने 100% सपोर्ट नहीं दिया साथ में। एंड आई रियली मीन इट। आप तो आज एक दिन पढ़ने की बात कर रहे हो, ट्यूसडे से देखना क्या आपको पढ़ाई करने के लिए मिला करेगी। डोंट वरी, सब्र करो, फिर कहोगे अब तो ज्यादा ही हो गया। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, दिल खोल के साथ में पढ़ के नहीं आओगे बेटा, हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। और मजा तभी आएगा जब आप साथ में क्या होगे, पूरा सपोर्ट दोगे। डन। तो थोड़ा नहीं बेटा, दिल खोल खोल के काम देंगे। तो 2-4 क्वेश्चन छोड़, मैं 15-15 क्वेश्चन दूंगी दिन के, डोंट वरी। ठीक है, तो निश्चिंत रहो। सो बस अभी एक आध दिन और है सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, फिर उसके बाद तो काम में ही तुम्हें खोना है। डन। गाइस अब मेरे और शौर्य के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि मैं आपका सिलेबस खत्म करा दूंगी। सितंबर में आपके पेपर है, अगस्त तक मैं आपका सिलेबस क्या कर दूंगी बेटा, खत्म कर दूंगी। जस्ट एन एग्जांपल, मैंने क्या दिया, ये एक कमिटमेंट दिया बेटा। अब मैं कह रही हूँ मेरे से तो नहीं हो पा रहा, मैं तो इसे बेटा अक्टूबर में ही करूंगी खत्म। अब एक बार बताओ, शौर्य यहाँ पे पीजी में रह रहा था, उसने बेटा पीजी कब तक प्लान किया हुआ था? सितंबर तक भैया। फिर मैं अपने पेपर अपने होम टाउन जाके दूंगा सितंबर में। मेरे को यहाँ पे रहने की क्या जरूरत है? वहां पे मम्मी के हाथ का खाना मिलेगा, गर्मा गर्म खाना खाऊंगा और अपना कोई टेंशन नहीं होगी। यहाँ पे तो सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ रहा है पीजी में रह के। कोई है पीजी वाला बच्चा यहाँ पे? एनीवन? इनसे पूछना जरा पेन, इट्स नॉट इजी ना। लोग सोचते हैं पीजी में रह रहे हैं, मजे हैं। मजे हैं या बहुत कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है? कपड़े भी धोने पड़ते हैं या फिर धुलवाने हो, जो भी हो मैनेज करने हो, खाना भी, मतलब। और जब आप घर पे होते हो, बस मम्मी का फोन आ जाता है कितने बजे पहुंचोगे, क्या खाने का मन है। दैट्स द डिफरेंस इन द पीजी लाइफ एंड व्हेन यू आर स्टेइंग एट योर होम। दैट्स अ बिग डिफरेंस। तो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है। जो लोग पीजी में भी रह के क्या कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं। इट्स नॉट इजी। हम लोग तो सिर्फ ये सोचते हैं उनके मजे हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कोई डांटने वाला नहीं है। कभी कभी डांटने वालों की भी इतनी याद आ जाती है, यार कोई टोक ही दे कुछ। खैर लौटते हुए मैं इमोशनल हो गई। अब बेटा इनका तो पीजी बुक था अगस्त तक का। अब बेटा ये ने तो अननेसेसरी, अगर मैं सिलेबस नहीं खत्म करा रही सितंबर अक्टूबर, मैं कह रही हूँ मैं तो अक्टूबर तक कराऊंगी आराम से। मेरे बस की नहीं है भाई, आराम से करेंगे दिल खोल के। बेटा एक बार बताओ, इसके तो 2 महीने का क्या चला जाएगा, रेंट एक्स्ट्रा चला जाएगा सितंबर अक्टूबर, और ऊपर से बेटा दुनिया जान के खर्चे अलग। क्या इसको लॉस हो गया, नहीं हो गया? और ऊपर से इसका अटेम्प्ट मिस हो रहा है, इसकी क्या जा रही है, फीस जो जमा हुई है इंस्टीट्यूट में पेपर देने की, वो भी वेस्ट हो रही है। बेटा क्या इसको जो डैमेजेस हो रहे हैं मेरे से रिकवरी करेगा, नहीं करेगा? जल्दी बोलो। क्या मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, नहीं किया? जब मैंने कहा था मैं अगस्त तक सिलेबस खत्म कर दूंगी, मैं कर दूंगी, डोंट वरी। जब मैंने कहा था कि मैं अगस्त तक सिलेबस खत्म कर दूंगी और मैं नहीं कर रही, तो जो इसको नुकसान हो रहा है क्या वो उसकी भरपाई मेरे से करेगा ही नहीं करेगा? प्लीज टेल मी गाइज।
जब मैं कह रही हूं, एक बात बताना, क्या नाम है बेटा आपका पीजी वाले बच्चे? राहुल। अब ये जो राहुल है, राहुल को जो नुकसान हो रहा है वो उसकी रिकवरी हमारे इंस्टीट्यूट से, मैं ये कह रही हूँ हम छोड़ते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारे इंस्टीट्यूट से रिकवरी करेगा या दिल्ली के सारे इंस्टीट्यूट से रिकवरी कर लेगा? कहेगा मेरे को तो नुकसान हो गया, मुझे ये यहाँ पे रुकना पड़ गया 2 महीने एक्स्ट्रा, अब मैं जितने भी सीए वाले इंस्टीट्यूट है सबसे रिकवरी करूंगा। वो कहेंगे भाई इसको कुछ सदमा वदमा पड़ा है, इसको गर्मी वर्मी लग गई है दिल्ली की, और कोई, या फिर इसने कल रात को ज्यादा पी ली थी, इसकी उतरी ना दिखे। हाँ हाँ, कहेंगे भाई जरा तू इधर आ ले, तेरे को पान वान खिलाए, तेरे पहले उतारे। पान खा के उतरती है ना? कैसे कैसे उतरती है, क्या होता है तरीका? ये देख लो, ये नींबू पानी वाले। कौन कौन है ये नींबू पानी वाले, जरा मैं देखना चाहती हूँ। बेशरम लोग, अभी उम्र ना है तुम्हारी, नींबू पानी पिलवाए में। चलिए खैर, लौटते हुए, सो गाइज आप एक फैक्ट पे प्लीज, मैं एक वर्ड को आपके अंदर डालने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूं, क्या यहां पर जो राहुल है, ये जो शौर्य है, जो भी मैंने एग्जाम्पल लिया, उस केस में इनके पास किसके ऊपर केस करने का राइट है? सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर, एएसी, किसी और इंस्टीट्यूट के पास तो ये नहीं जा सकते ना, तो किसी और के पास तो जाने का राइट नहीं है ना। ऐसे राइट्स को बोलते हैं जस इन पर्सोनम। क्या बोलते हैं बेटा? जस इन पर्सोनम, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। जब मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपका सिलेबस पूरा कराऊंगी, हमारे इंस्टीट्यूट और आपके बीच में, तो आप अगर हमारा इंस्टीट्यूट टाइमली सिलेबस पूरा नहीं कराता तो सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर केस कर सकते हो, किसी और के ऊपर नहीं कर सकते। गाइस आर यू विद मी और नॉट? आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको 100 बोरे चावल की सप्लाई करूंगी, 100 बोरे चावल की सप्लाई करूंगी, ड्यू डेट थी, मान लेते हैं बेटा 10 मई को मुझे आपको क्या करने थे, 100 बोरे चावल की सप्लाई करने थे, और अगर मैं आपको 10 मई को 100 बोरे चावल की सप्लाई नहीं कर रही, तो बेटा आप किसके ऊपर केस कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर, किसी और के ऊपर क्या नहीं कर सकते आप केस? नहीं कर सकते। सब ले आए वो वाइट, जो भी घर में वाइट दिखा। हाँ जी डन बेटा। तो इन दैट सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर केस हो सकता है, बोलिए बेटा? मेरे ऊपर, किसी और के ऊपर केस नहीं हो सकता। गाइस ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं, मैं एक फ्लैट में रहती हूँ, मैं एक फ्लैट में रहती हूँ, डीएलएफ में रहती हूँ बेटा, मैंने वहां पे फ्लैट लिया और वहां पे मैं आराम से सुकून से रह रही हूँ। वहां पे ना बेटा क्या हो रहा है, नीचे कुछ यंगस्टर्स हैं, आजकल के जो यंगस्टर्स होते हैं बेटा, वो पार्टी कर रहे हैं और मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है। गाइस अब एक बात बताइए, क्या जब मैं वहां पे फ्लैट लिया, क्या मैं, मेरा क्या फ्लैट के जो लोग हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं आराम से रहूंगी, आप मुझे रहने दोगे? गाइस मुझे एक राइट मिला है अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड, कि मुझे मेरे घर में शांति से रहने दिया जाएगा। अगर कोई भी मेरी शांति भंग करेगा तो मैं उसके ऊपर क्या कर सकती हूँ, केस कर सकती हूँ। क्या वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर है या फिर अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड? कोई भी अगर मेरी शांति भंग करेगा मैं उसके ऊपर क्या कर सकती हूँ, केस कर सकती हूँ। मेरी बात को समझना, मैंने कहा एक है जस इन पर्सनम, एक है जस इन रेम। जस इन पर्सनम होता है राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमें कौन से वाला राइट मिलता है, जस इन पर्सनम मिलता है या जस इन रेम मिलता है? जस इन पर्सनम। जस इन रेम होता है राइट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। मैंने आपका सिलेबस, हमारे इंस्टीट्यूट ने आपका सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं किया, आपके पास राइट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड कि आप उनको दुखी करो या फिर सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट को? मेक सेंस और नॉट बेटा? बट अगर आपने एक फ्लैट लिया डीएलएफ में और आप वहां पे रह रहे हो, आपका किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट राइट है कि आपको शांति से रहने दे, आप एंटायर वर्ल्ड। कोई भी अगर आपकी शांति भंग करेगा, आपके क्वाइट पोजीशन मतलब शांति से जो आप रहना चाहते हो उसको तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या आप पूरे वर्ल्ड को जो भी दुखी कर रहा है उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो? यस। तो बेटा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये 2 वर्ड्स आपके अंदर डालना चाहती हूँ। आपको पता है मेरा बिल्कुल टीचिंग स्टाइल डिफरेंट है, मैं ना बेसिक वर्ड्स पे बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ, बहुत ज्यादा टाइम लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बार बार रिपीटेडली यूज होंगे तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
अब जब हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे ना, वहां पे भी एक कॉन्सेप्ट आएगा सेल और अग्रीमेंट टू सेल। बेटा मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी व्हाट इज जस इन पर्सनम, व्हाट इज जस इन रेम। बच्चे वहां पे मेहनत कर रहे होते हैं फिर, क्योंकि ढंग से समझा नहीं होता। मैं कह रही हूं आप यहीं पे समझ के चलो ना, बेसिक फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। बेटा अगर मैं किसी भी टॉपिक पे टाइम लगा रही हूं तो देयर इज अ रीजन, क्योंकि उसका क्या होना है, बार बार इस्तेमाल होना है। मैं चाहती हूं वो आपके माइंड में पूरी तरह से उतर जाए। तो अगर आज के बाद मैं आपसे पूछूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें कौन सा राइट देता है, जस्ट इन पर्सनम या फिर जस्ट इन रेम? बोलिए बेटा। जस्ट इन पर्सनम क्या होता है? राइट अगेंस्ट एंटायर वर्ड, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, राइट अगेंस्ट अ। और जस्ट इन रेम क्या होता है? और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा राइट क्रिएट करता है? पक्की बात, पूरी क्लास मेरे साथ। गाइस अब आपको पता चल गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा राइट क्रिएट करता है। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना शुरू किया हुआ है तो मैंने बहुत सारी कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने शुरू किए। ध्यान से सुनेंगे बेटा। एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन या फिर फॉर्मेशन, मैं बात नहीं करूंगी अभी। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, क्या उन्होंने पिछली क्लासेस देखी, रिकॉर्डिंग देखी है? बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी, उसमें से आप ये कंप्लीट कर लेंगे। बाकी के लोग 1 मिनट के लिए ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, फॉर्मेशन, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड बाय लॉ, इम्प्लाइड बाय कंडक्ट, याद आ रहा है? यही सारी बातें थी हमारे पास, जिसके अंदर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, दिल खोल के बात करी थी, जिसके अंदर क्वासी के अंदर सेक्शन 68 टू 72, जिसके अंदर नेमो डेबिट लॉक्यूप्लेंट्री एक्स लिए ना जस्चुआ। बाकी लोग घबराएंगे नहीं। No one is allowed to have benefit at the expense of others. Principle of equity, principle of unjust enrichment, याद आता है? जिसके अंदर इंटरेस्टेड पेमेंट, फाइंडर ऑफ गुड्स, मिस्टेक, कोर्जन, नॉन ग्रेचुअस एक्ट, याद आ गए? एक्सीलेंट। फिर एक कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। मैं बिल्कुल आराम से स्लो डाउन हो जाऊंगी, प्लीज एवरीवन। मैंने क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। गाइस जब भी मैं ये वर्ड सुनती हूँ ना वैलिडिटी, मुझे मेरी दादी की याद आ जाती है जरूर। गाइस आप लोगों में से मेरी दादी ना अक्सर बेटा वो ना एक दवाई खाया करती थी, दैट यूज्ड टू बी, उनको जैसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती थी, ओल्ड एज में, तो वो एक मेडिसिन खाती थी, वो गुलाबी पत्ते वाली गोली बोलती थी। मैं उन्हें याद कर रही हूँ अभी राइट नाउ। तो आई वॉज वेरी अटैच टू माई ग्रैंड मदर, आज भी मैं उनसे बहुत ही ज्यादा ही प्यार करती हूँ, बेशक वो नहीं है इस दुनिया में। तो वो हमेशा एक लाइन बोलती थी, गुलाबी पत्ते वाली दवाई। वो दवाई खाती थी और मेरे को हमेशा वो पत्ता दिखाती थी और कहती थी, पुत्र चेक कर दे यदि म्याद बची हुई है या नहीं बची हुई। पंजाबी में वो पुराने लोग ऐसे ही बोलते थे म्याद। व्हाट इज दैट म्याद? एक्सपायरी तो नहीं हो गई, मतलब वो वैलिड है, खाने लायक है या नहीं है? कह रही कदी ए कर दे मैनू एक्सपायरी दवाई खिला के, मैनू पहले ही एक्सपायर कर दे। हम बड़ा हंसते थे, दादी से मजे लेते थे। कहती मैनू पुत्र तेरे ते भरोसा है, तू चेक कर दे मैनू कि यदि म्याद बची हुई है या नहीं बची हुई। सो गाइस वैलिडिटी मतलब म्याद बची हुई है, मतलब कि वो खाने लायक है या नहीं है। ऐसी वैलिडिटी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में लेके जाने लायक है या नहीं है। तो बेटा कुछ ऐसे होते हैं जो कोर्ट में लेके जाने लायक हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कोर्ट में लेके जाने लायक नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो एक पार्टी कोर्ट में लेके जा सकती है और दूसरी पार्टी कोर्ट में लेकर नहीं जा सकती। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेम्परेरी डिफेक्ट होते हैं, उस वजह से कोई भी पार्टी लेकर नहीं जा पा रही, उन डिफेक्ट को दूर करो, फिर दोनों ले जाते हैं। अभी मैं सिर्फ एक वर्ड की बात कर रही हूं, जो मैंने बोला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या बोला बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कोर्ट में लेके जाने लायक हैं। और अगर मान लो मेरे और शार्रे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लो ए और बी, तो दोनों पार्टी में से जिसके साथ गलत हुआ वो पार्टी दूसरी पार्टी को कहां लेके जा सकती है? कोर्ट में लेकर जा सकती है। शौर्य मेरी फीस नहीं दे रहा, हद हो गई, कोर्स खत्म होने को आ रहा है, मैं कह रही हूं मैं भी भैया रिकवरी करूंगी हर हाल में। मान लो इसने अपनी गोल्ड की चेन रखी थी हमारे पास प्लेज, मैं कह रही हूं नोटिस दे दिया मैंने इसे, या तो फीस दे वरना नहीं तो तेरी गोल्ड की चेन बेच के हम तो अपनी फीस की रिकवरी करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने क्या कहा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें ऑल द पार्टीज, मेरे साथ बोलेंगे, ऑल द पार्टीज कैन गो टू अ कोर्ट। दोबारा बोलिए, ऑल द पार्टीज कैन गो टू अ कोर्ट।
पक्की बात। गाइस अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट टेक के अंदर एक खूबसूरत सेक्शन है, सेक्शन 10। गाइस ये सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट टेक की जान है। मैं क्या बोल रही हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट टेक की जान है। ये बताता है कुछ असेंशियल रिक्वायरमेंट्स। क्या बताता है बेटा? जैसे मैं एक बात बोलती हूं, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, शाही पनीर की सब्जी बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पनीर चाहिए, टमाटर चाहिए, अदरक लहसुन चाहिए, मसाला चाहिए, दुनिया जान की नमक चाहिए, क्रीम चाहिए, काजू भी पीस के डाल दो, स्वाद बड़ा बढ़िया हो जाता है। कह रहे सब्जी बनानी सिखा रही है हमें यहाँ पे। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं शाही पनीर की सब्जी के, वैसे ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के भी क्या है, कुछ इंग्रेडिएंट्स। जब ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तभी क्या बनेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तभी क्या बनेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कहते हैं सारे एग्रीमेंट बन जाएंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पार्टीज। मैं नई बात करूंगी, पुराने बच्चे प्लीज ये ना सोचे कि पुराना हो रहा है, बिल्कुल नया कुछ दमदार बोलने वाली हूं। ऑफ कॉम्पिटेंट पार्टीज फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन with a lawful object, with a lawful object and not expressly declared void. And not expressly declared void. आराम से बात करेंगे। एग्रीमेंट अभी आप सबने मेरे साथ सुना था, याद करो, जिसमें मैंने कहा था दो पार्टीज हैं प्लस उनका क्या है, मीटिंग ऑफ माइंड्स, जिसके लिए मैंने एक वर्ड बोला था, कंसेंसस एड आइडम। मीटिंग ऑफ कंसेंट लिख दिया मैंने। दो पार्टीज हैं जिनका क्या है बेटा, मीटिंग ऑफ माइंड्स। डन। इसको लगाने के लिए कोई पॉइंट दे दो, ये तार यहाँ पे लग नहीं सकती है, इसको लगाने वाला कोई अगर हो तो देख लो बात, ठीक है। डन बेटा। अब बेटा मैंने आपसे कहा, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरा बहुत ही फेवरेट एग्जांपल है, क्या नाम है बेटा आपका, मैं भूल गई। कनिष्का क्या आप ये रिंग खरीदोगे बेटा, 50,000 रुपए की, नहीं 50 की कम बोल दी बेटा, लाख रुपए की है बेटा। कनिष्का क्या आप ये रिंग खरीदोगे 1 लाख रुपीस की? बोलो बेटा, कह रही है हाँ खरीदूंगी। डन बेटा। क्या बताइए, दो लोग हैं, मीटिंग ऑफ माइंड्स है, क्या बन गया, एग्रीमेंट। मैंने कहा कनिष्का क्या, देखना मेरी बात देखना, ये है बंदूक, ये इसके सर पे है। मैंने कहा कनिष्का क्या आप ये रिंग खरीदोगे 10 लाख रुपए की? मैं लाख रुपए की है, और मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कहेगी ये, हाँ या ना? क्यों? मरता, मरता। बट एक बात बताओ, क्या जो इसने हाँ बोली वो इसने खुशी से बोली या जबरदस्ती बुलवाई गई? ये जो जबरदस्ती बुलवाई गई इसे बोलते हैं कि उसका कंसेंट फ्री नहीं था। स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र मन से, स्वतंत्र दिमाग से उसने नहीं बोला, इसके साथ जबरदस्ती हुई। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? मैं लगा दूंगी, धन्यवाद। अरे भाई, ये होता है आईपैड वाली चीजें। अपना ओरिजिनल उसे जब मिला तभी उसके अंदर जान आई, वरना नकली चीजों से क्या नहीं हो रहा था, उसे पावर ही नहीं मिल रही थी। डान क्या हुआ बेटा, खुश हो गया वो, ठीक है। नहीं क्या कह रहे हैं, अच्छा स्क्रीन फुल कर दूं मेरे पास से, ठीक है, चल खुश रहो तो।
तुम लोग खुश रहने चाहिए जीवन में, बस हमारा क्या है। चल भाई बक। तो बेटा मैंने क्या कहा, प्लीज एवरीवन, असेंशियल रिक्वायरमेंट्स, पहला मैंने क्या बोला कि क्या चाहिए मुझे, एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट जब बन रहा है तो पार्टीज की जो कंसेंट है वो तो चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड्स तो होना चाहिए, बट वो मीटिंग ऑफ माइंड्स जोर जबरदस्ती से ना हो, वो क्या हो, फ्री हो। आप लोग मेरे साथ। अब आएंगे अगले वर्ड पे। क्या वर्ड है बेटा, बहुत मजे लेंगे, बहुत देर आराम से बात करूंगी। क्या बोला बेटा मैंने, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, सबके लिए नया, एब्सोल्युटली न्यू। कॉम्पिटेंट पार्टीज। गाइस कह रहे हैं जब कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो वो पार्टीज वो होनी चाहिए जिनके पास कैपेबिलिटी हो टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब वो पार्टीज कैसी पार्टीज हैं, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट कौन, जो 100 किलो का है, जो 7 फुट है। तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो, क्या जो कम हाइट वाले उनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, जो पतले होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। मेरे तो होते हैं, मैं तो पतली सी हूं। देखो अपने आप को खुश रखना किसकी जिम्मेवारी है, हमारी खुद की। सो बेटा प्लीज 1 मिनट, मैंने क्या बोला, कॉम्पिटेंट पार्टीज। कौन कैपेबल है, कॉम्पिटेंट पार्टीज का मतलब है कैपेबिलिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा क्या बोला मैंने, कैपेबिलिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कौन कैपेबल है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। गाइस अब मैं एक नया सेक्शन बोलने वाली हूं, सेक्शन 11। क्या बोला बेटा मैंने, सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है सब कैपेबल हैं टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ 3 लोगों को उसने मना कर दिया। भाई साहब रुक जाइए, स्टॉप राइटिंग। सेक्शन 11 कहता है सब कैपेबल हैं टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ 3 लोगों को उसने मना कर दिया कि ये 3 लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। कौन से 3 लोग हैं वो, मैंने कहा माइनर, अनसाउंड माइंड, और बेटा तीसरा बोला मैंने डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। गाइस मैं कह रही हूं 3 लोग हैं सेक्शन 11 ने जिन्हें कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। बाकी कौन कौन एंटर हो सकता है, जो मेजर है वो हो सकता है, जो क्या है साउंड माइंड है वो हो सकता है, और जो नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ वो हो सकता है। मैंने कोई नई बात बोली, मैंने उसी बात को, कान को ऐसे ना पकड़ के, कान को ऐसे पकड़ा, बस दैट्स इट। लॉ में आप देखोगे ऐसे ही लिखा हुआ है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो सेक्शन 11 क्या कहता है, सब कैपेबल हैं, सिर्फ उसने 3 लोगों को मिट्टी में मिलाया। किसको मिट्टी में मिलाया, 3 लोगों को मिट्टी में मिलाया, MUD मड, MUD मड। एम से मैं नहीं बोलूंगी, आप बोलोगे, एम से, यू से, डी से, डी से बेटा माइनर कौन, इंडियन मेजोरिटी एक्ट है बेटा। कौन सा एक्ट है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट, जिसमें बताया गया कि अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज रिगार्डेड एज माइनर। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बोलिए, माइनर। बेटा दूसरा क्या है, अनसाउंड माइंड। माइनर तो आपको पता है, हु इज, बोलो बेटा मेरे साथ, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। और ये कहां पे बताया गया है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट। बेटा कौन से एक्ट में, इंडियन मेजोरिटी एक्ट। वहां पे बताया गया पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज रिगार्डेड एज माइनर। क्या आप लोग मेरे साथ या नहीं। फिर दूसरा वर्ड क्या था बेटा, बोलिए जरा मेरे साथ, अनसाउंड माइंड कौन है। मैं और नीचे करूंगी आराम से, मुझे स्पेस चाहिए। अनसाउंड माइंड कौन है, क्या लगता है, बोलिए, जो पागल है, मेंटल है, यही आ रहा है दिमाग में।
सबसे पहला कहते हैं ड्रंकर्ड, टल्ली हुआ, टली हुआ, टली हुआ, मतलब जिसने पी रखी है, जो अपने सेंसेस में नहीं है, नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग अ रैशनल जजमेंट। अब आपको पता है जो ये एक्सपोर्टर्स वगैरह होते हैं जिनके बीच में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, उनके तो सारे कॉन्ट्रैक्ट साथ में क्या होता है, हाथ में, ये दारू का ग्लास नहीं है बट फील कर लो, दिस इज अ कॉफी प्लीज, ऐसे चल रहा होता है और साथ में क्या हो रहे होते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे होते हैं। अब बेटा अगर मैं बोलूं इनके बीच में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे होते हैं, और मैं कह रही हूं जब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था तो ये भी तो ड्रंक थे, तो क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनते नहीं बनते हैं, बनते हैं नहीं बनते, बनते हैं। वो अनसाउंड माइंड नहीं है, ऐसा नहीं है दे आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग रैशनल जजमेंट, इतनी पी रखी है कि नाली में गिर जाएंगे। आप समझ गए ड्रंकर्ड कौन से वाले ड्रंकर्ड की बात हो रही है, गिर गया नाले में, पता ही नहीं गटर में गांग गया, उस वाले ड्रंकर्ड की बात कर रहे हैं हम। A person who is not capable of making a rational judgment. Done? तो पहला आया ड्रंकर्ड, दूसरा आया इडियट। इडियट कौन, जो परमानेंट पागल है, जो पागल खाने में है, जो परमानेंट पागल है। गाइस परमानेंट इनकेपेसिटी, कैसी इनकेपेसिटी है उसकी, अच्छा ड्रंकर्ड की परमानेंट है टेम्परेरी है, सिर्फ कौन से पीरियड में ये कैपेबल नहीं है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, when he is not capable of, when he is not capable of making rational judgment, जब उसकी उतर जाएगी, मतलब दारू उतर जाएगी, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है या नहीं, बोलिए यस और नो। गाइस ये वो है जो परमानेंट क्या है, मैड, पागल है। डन एवरीवन। तीसरा आया ल्यूनाटिक, सुना है कभी वर्ड, एक्सेप्ट यू, आप तो पढ़ के आए हो, ल्यूनाटिक कभी सुना है बेटा, ल्यूनाटिक वो होता है जिसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। इसकी जिंदगी के दो हिस्से होते हैं, कई बार इसे दौरा पड़ा होता है तो ये सेंसेस में नहीं है, बट जब ये दौरा नहीं पड़ा होता तो ये ठीक होता है, ही इज कैपेबल ऑफ मेकिंग रैशनल जजमेंट, और ये क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। जब ये ठीक होता है उस पीरियड को बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल। क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूसिड इंटरवल का मतलब ही क्या है, जब वो क्या है, ठीक है। तो क्या ल्यूनाटिक की जो इनकेपेसिटी है वो परमानेंट है या टेम्परेरी है, मेरे पापा मुझे बुलाते हैं ल्यूनाटिक, कह रहे हैं कभी भी दौरा पड़ जाता है इसे। हाँ हाँ, जैसे कभी भी मेरा दिमाग सटक जाता है कि अब मुझे ये लेना है, अब मुझे ये करना है, आज सब मिसमैनेज ही है भाई, आई एम सॉरी, सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। बच्चा स्कूल में अकेला रह जाता, कुछ उसका कंपटीशन था तो वो वहाँ गई हुई थी, वहाँ से उसकी टीचर का फोन आ रहा था कि कोई लेने नहीं आया अभी तक, ठीक है, तो मुझे क्षमा करिएगा। हाँ जी, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि कई बार, याद है लास्ट क्लास में कौन था जिसका फोन आ रहा था, आपकी क्लास में ही था, मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी थी, देखो कभी तुम्हारे साथ भी इमरजेंसी हो सकती है, कभी मेरे साथ भी हो सकती है, तो आज मेरे साथ आज ही होनी थी। चलिए खैर, तो गाइस मैंने कहा ल्यूनाटिक कौन, जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जैसे मैं आपको बता रही थी, मेरे पापा कहते हैं इसे दौरे पड़ते रहते हैं, कभी ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, इसका मूड ठीक होता है, कभी इसको दौरा पड़ जाता है, बिल्कुल इसका दिमाग खराब हो जाता है। तो बेटा मैं कब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती हूँ, तुम्हारी ऐसा है, तुमने सच में मान लिया ल्यूनाटिक को, बेवकूफ ना बेटा, बताओ मैं तुम्हें अभी, चले खैर लाटते हुए। सो गाइस मैंने कहा अनसाउंड माइंड के लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। ड्रंकर्ड की इनकेपेसिटी मतलब वो कब नहीं हो सकता, टेम्परेरी है या परमानेंट, ल्यूनाटिक की कैसी है, टेम्परेरी या परमानेंट, ल्यूनाटिक की, क्योंकि ड्यूरिंग ल्यूसिड इंटरवल्स वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। और एक है इडियट जो है परमानेंट पागल, जिसकी जिंदगी में कोई भी क्या नहीं है, सेनिटी मतलब ठीक वाला फेस का हिस्सा नहीं है, क्या ये कभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है,
कभी नहीं। तो बेटा मैं कहती हूँ, मेरा एक फेवरेट सेंटेंस है, फिर से दिल के बड़े करीब है मेरे ये सेंटेंस। मैं कहती हूँ ये दुनिया पता है किसे बोलती है अनसाउंड माइंड का कौन है? ये दुनिया बोलती है उन लोगों को जो जिंदगी जीते हैं दिल से। देख लो, डी से, आई से, एल से, देख लो मैंने सबूत दे दिया। सो गाइस सेक्शन 11 बात करता है कॉम्पिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कौन कैपेबल है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा सेक्शन 11 बात करता है कि कौन कैपेबल है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं कहती हूँ सेक्शन 11 कहता है सब कैपेबल हैं, सिर्फ 3 लोगों को मिट्टी में मिला दिया। कौन से 3 लोग? माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। माइनर कौन? काका काकी हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, काका या काकी हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। फिर दूसरा क्या है? अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड कौन है? ये दुनिया कहती है जो दिल से जीते हैं वो है अनसाउंड माइंड। डी से ड्रंकर्ड, आई से, एल से ड्रंकर्ड कौन? जिसको चढ़ी हुई है टेम्पररी, मतलब जो ही इज नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग रैशनल जजमेंट। तो जिस टाइम पे ही इज नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग रैशनल जजमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, बाद में हो सकता है। फिर आई से जो परमानेंट पागल है ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। एल से लुनाटिक की जिंदगी के 2 हिस्से हैं, एक पागलपन एक ठीकपन। ठीकपन को क्या बोलते हैं? ल्यूसिड इंटरवल। ये ल्यूसिड इंटरवल में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, और जब इसको पागलपन चल रहा है तब ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। क्या आप लोग मेरे साथ या नहीं? फ्रीज कर दो इसे, आगे बढ़िए। बेटा तीसरा क्या है? अब बेटा देखिए तीसरी कैटेगरी आराम से प्लीज एवरीवन, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। आराम से नोट करेंगे प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट जो लोगों को लिखने की बीमारी है। गाइस उस टाइम पे मैं भी 5 मिनट का ब्रेक लूंगी, मैं कुछ बोलूंगी नहीं, मैं मौन पे जाऊंगी, अब आराम से लिखना, वक्त दूंगी। क्या बोला बेटा मैंने? डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, लॉ ने कुछ लोगों को डिसक्वालिफाई। गाइस एक होता है हमने यार क्वालिफाई कर लिया इतने मार्क्स पाके, जैसे अब बेटा एमआई कुछ भी कर ले वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती। कल के मैच के बाद एमआई कुछ भी कर ले, मुंबई इंडियंस, वो क्या नहीं कर सकती बेटा? प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती। आरसीबी की एक अजीबोगरीब उम्मीद बाकी है, एमआई के हारने के बाद अभी भी बाकी है। क्या पता वो अपने हर मैच जो बचा हुआ जीते और इतने बढ़िया रन रेट से जीते कि कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए। मैं कह रहा हूं ना वो भी एक क्या है? चमत्कार। पर एमआई के जीवन में तो अब वो चमत्कार भी नहीं हो सकता, वो क्वालिफाई हो ही नहीं सकती। वो क्या हो गए बेटा? डिस्क्वालिफाई। डन मेरे बच्चे, क्योंकि जो एक क्राइटेरिया है कि इतने मिनिमम जो हमें चाहिए वो अब उस पर पहुंच ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। गाइस मैंने कहा डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, कुछ ऐसे लोग जिन्हें लॉ ने मना कर दिया कि ये क्या नहीं कर सकते? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। देखिए बेटा किस किस को मना किया लॉ ने, देखिए आराम से एक बारी। फॉरेन एम्बेसडर, एलियन एनिमी। बेटा सबके पास बुक है यहाँ पे क्लास में है, सब लाए हैं? पूछ तो बड़े कॉन्फिडेंस से रहे थे कि मैम पढ़ना बता दो, स्टाइल तो ऐसे मार रहे थे कुछ लोग। दिल पे ना ले, मेरी तो आदत है मजे लेने की, अब आदत डाल लो। अच्छा मैं 1 सेकंड का ब्रेक ले रही हूँ, जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है दे आर एंजॉइंग, समझ में आ रहा है? डन। बाकी बेटा लौटते हैं। पहला क्या लिखा मैंने? फॉरेन एम्बेसडर। कौन है ये, पता है किसी को? वो मूवी आई थी एक एयरलिफ्ट, देखिए किसी ने? नहीं देखी, अक्षय कुमार की थी शायद। नोबडी हैज सीन? एयरलिफ्ट मूवी थी एक, जब पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ कंट्री की, इराक में पता नहीं, ईरान में कहीं पे इंडिया की एम्बेसी थी। नोबडी हैज सीन? छोड़ो फिर, खैर मैं अभी मुद्दे पे आती हूँ, मैं कुछ उससे कनेक्ट करना चाहती थी बट अगर देखी नहीं है तो
किसी ने भी नहीं देखी, बट इट्स अ वंडरफुल मूवी। एयरलिफ्ट मूवी थी, बहुत ही अमेजिंग मूवी, अक्षय कुमार की थी। उसमें उसने ये दिखाया था कि कैसे बहुत सारे लोग, जैसे वहां पे कंट्री में कुछ दंगे वंगे, जैसे अभी मान लो आप बेटा रशिया में अ, इतनी बुरी हालत हुई, और यूक्रेन वगैरह में जो ये सीन हुआ, तो इंडिया के लोगों को यूक्रेन से बचा के लेके आए ना प्लेन वगैरह में। तो ऐसे ही बेटा ईरान वगैरह में कहीं पे क्या हुआ था, कुछ पंगा हुआ था, और वहां से क्या लेके आए थे, इंडिया में वापस लेके आए थे लोगों को। बट ये बेटा आजकल तो फैसिलिटीज, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं, इंडिया की भी एक औकात हो गई है इंटरनेशनल मैप में। बट बेटा एक वक्त था जब इंडिया की ऐसी क्या नहीं थी, कोई वर्थ नहीं थी उस टाइम पे। वहां से जो ऑफिसर था, और वो कितने सारे एयरलिफ्ट कर करके इंडियंस को बचा के लेके आया था। सो दैट मूवी वॉज ऑल अबाउट दैट। खैर लौटते हुए अभी मैं एक मुद्दे पे आ रही हूँ। बेटा आप लोगों ने कभी सुना है इंडियन एम्बेसी? जैसे हम जाएंगे बेटा जिस भी कंट्री में, बाहर के कंट्री में हमारे क्या होते हैं, एम्बेसी होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे चले जाओ सीपी के उधर, वो पीछे वाले जो एरिया है हमारा, वहां पर बहुत सारी क्या है, एम्बेसीज हैं। इंडिया गेट के उधर पीछे चले जाओ तो अकबर रोड वगैरह के पीछे की साइड में जो सारी रोड्स पड़ती हैं, वहां पे हमारी क्या पड़ जाती है, बहुत सारी एम्बेसीज। बेटा वो एम्बेसी किसकी प्रॉपर्टी है, इंडिया की या बाहर के देश की? है तो वो इंडिया में। बेटा वो सिचुएटेड तो कहाँ है, हमारा सीपी इंडिया में है नहीं है, दिल्ली में है नहीं है। बेटा वो लैंड बेशक हमारी है, बट बेटा वो जो एम्बेसी जब यहाँ पे है, तो वो किसकी मानी जाती है, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंट्री की वो क्या मानी जाती है, प्रॉपर्टी मानी जाती है, कि ये वहां की वो है। बेशक हम यहाँ की लैंड पे हैं, बट वो किसका हिस्सा माना जाता है, वहां का। अगर अब मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंडियन एम्बेसी है बेटा दुबई में है, माय ब्रदर इज इन दुबई, डन, वो रसल खाइमा में है, वहीं पे दुबई में, यूएई में ही, वहां पे वो जॉब कर रहा है। सो बेटा ही इज देयर। अब मान लो कोई वॉर वगैरह हो जाए गाइस, तो क्या अगर कोई वॉर वगैरह हो जाए, तो जो इंडियंस हैं वो इंडियन एम्बेसी में जाके सहारा ले सकते हैं? यस। वो एयरलिफ्ट मूवी में ये क्लियरली दिखाया गया है कि कैसे इंडिया के लोग उस एम्बेसी के अंदर घुस गए थे, और एम्बेसी में भी सांस लेने की जगह नहीं बची थी, इतनी फुल हो गई थी। बट उस एम्बेसी को क्या नहीं कर सकता, कोई भी टच नहीं कर सकता, कोई भी उसमें एंटर नहीं हो सकता। बेशक हम वहां पे जितनी मर्जी लड़ाई हो रही है, उनके घर में घुस के घर में बम फोड़ सकते हैं, उनके घर से उन्हें निकाल के मार सकते हैं। मान लो कि अगर मेरे भाई ने दुबई में घर ले लिया, ठीक है, और कोई वॉर डिक्लेयर हो गई इंडिया और दुबई की, जस्ट एन एग्जांपल, तो उसको उसके घर में मार सकते हैं। बट अगर इंडिया की कोई एम्बेसी है कहां पे, दुबई में, और मेरा भाई वहां पे जाके सहारा ले ले और दुबई की एम्बेसी में चला जाए, मजा ले कि कोई भी उसे हाथ लगा दे। तो ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेशर होता है, और इंटरनेशनल हमारा रिलेशन होता है, और इंटरनेशनली हमारे को ये सपोर्ट मिला होता है कि एम्बेसी को क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। सो गाइस, मैं इतनी सारी कहानी सुनाई सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग में एक वर्ड स्टोर हो जाए, फॉरेन एम्बेसडर। अब जो बाहर के देश की एम्बेसी यहाँ पर इंडिया में खुली हुई है, दिल्ली में जो खुली हुई है, क्या मैं जो यहाँ पर एम्बेसी के अंदर जो लोग हैं, वहां के फॉरेन के जो बैठे हुए ऑफिसर्स, क्या मैं उनके साथ किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ? द आंसर इज नो। मैं कह रही हूँ जी, वहां पर उनको अपने बच्चे के लिए ट्यूटर चाहिए, मैं बहुत ही शानदार लॉ पढ़ाती हूँ भैया, मुझे कॉन्फिडेंस है, मेरे से बढ़िया कोई पढ़ा ही नहीं सकता, क्या मैं उनके बच्चे को जाके लॉ पढ़ा सकती हूँ, टीचर अपॉइंट हो सकती हूँ? द आंसर इज नो। आप मेरी बात को समझना, जो मैं बोलना चाह रही हूँ, जो फॉरेन एम्बेसडर है यहाँ पे, उनके साथ हम क्या नहीं कर सकते, किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। अगर होना होता है तो पहले क्या ली जाती है, स्पेशल परमिशन ली जाती है फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए क्या लेने पड़ते हैं, स्पेशल अप्रूवल्स, और अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, तभी हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, उनके साथ आप किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। मेक सेंस और नॉट? तो क्या मैं मान सकती हूँ ये पहला वर्ड मेरे बच्चों के अंदर गया, फॉरेन एम्बेसडर, पक्की बात? दूसरा क्या है बेटा, बेटा एलियन एनिमी, नाम से ही पता चल रहा है एनिमी क्या। गाइज मान लो अभी मैं सुन रही थी, कौन है वो, पाकिस्तान का बहुत ही फेमस सिंगर है जो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पे आ रहा है, आतिफ असलम है ना शायद, आतिफ असलम ही है ना वहां का जो फेमस सिंगर है। गाइस तुम लोग तो यार बिल्कुल नहीं पता यार, तुम्हें कुछ तो कोई तो बता दो, आतिफ ही है शायद, डन। गाइस वो अनंत अंबानी की शादी पे मुकेश अंबानी जी बुला रहे हैं उसे, वो उसका फेवरेट सिंगर है भैया, तो उसको अपनी शादी पे, भाई वो तो सारे बॉलीवुड को नचाया है उन्होंने। अभी वो इतना प्यारा एक मेमने आया था उसमें देखने के लिए,
कि वो हम साथ साथ है मूवी में, जैसे वो होता है ना बस में बैठ के सारे जा रहे होते हैं, तो कह रहे थे ये अंबानी जी हैं जो सबको बस में ऐसे बिठा सकते हैं। जैसे वो पूरे के पूरे बैठ रहे थे सारे। करीना कपूर वैसे तो अपनी गाड़ी में स्टाइल मार रही होती है और उसमें बस में बैठते हुए कलप तो रही थी बट बैठ रही थी। वो किसी ने अपना बच्चा यहाँ पे बिठा रखा और सारे बस में चढ़ रहे हैं जैसे पुराने जमाने में होता था ना बस में बाराती भर भर के जा रहे हैं। तो वो जामनगर में अभी उनकी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज पे यही हुआ था, सारे उसमें भर भर के जा रहे थे बस में। गाइस खैर वापस लौटते हुए, अब इंडिया और पाकिस्तान, मान लो मुकेश अंबानी जी ने कॉन्ट्रैक्ट किया बेटा किसके साथ, आतिफ असलम के साथ, कि उनको उनके बेटे की शादी पे आके क्या करना है, गाना गाना है। और बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो तो ऐसे ही देते रहते हैं, 60 करोड़ रुपए उन्होंने रिहाना को दे दिए एक डांस परफॉर्मेंस के। आप पता है ना 60 करोड़ रुपए दिए उसे रिहाना को एक डांस परफॉर्मेंस के। तो बेटा अब उन्होंने उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि एक दो गाने गाने हैं तो जाके 10-15 करोड़ दे देंगे भाई, तो जो उनके लिए क्या है, कुछ नहीं है, पीनट्स। 10-15 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो गया बेटा आतिफ असलम जी के साथ। बेटा अब इतने में इंडिया और पाकिस्तान की क्या डिक्लेयर हो गई, वॉर। जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे सब कुछ क्या था, नॉर्मल कॉर्डियल रिलेशन चल रहे थे, कोई वॉर की सिचुएशन नहीं थी। तब क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था या नहीं था। बट बाद में क्या हुआ बेटा, इंडिया और पाकिस्तान की क्या डिक्लेयर हो गई, वॉर। अब इंडिया और पाकिस्तान क्या बन गए, एनिमी। तो क्या वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है, द आंसर इज नो। बेटा अगर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं तो वो हो जाते हैं सस्पेंड। पहले से ही एंटर हुए हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, सस्पेंड। जब तक वॉर चल रही है उनको कुछ नहीं किया जा सकता। बट अगर अभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए ही नहीं और पहले ही वॉर हो गई, तो क्या हम ऐसी कंट्री के लोगों के साथ जिसके साथ हमारी वॉर हुई हुई है एंटर भी हो सकते हैं या नहीं, द आंसर इज नो। गाइस इज दैट मेकिंग सेंस और नॉट, बोलिए। तो क्या बेटा अगर इंडिया एंड पाकिस्तान की वॉर डिक्लेयर हुई हुई है, क्या हम पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं या नहीं, नो। वहां के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। बट अगर कोई वॉर नहीं है तो हो सकते हैं, यस। बट अगर बेटा एंटर होने के बाद वॉर हो गई तो क्या होगा, सस्पेंड हो जाएंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर। क्या हो जाएंगे वो, सस्पेंड। मेक सेंस और नॉट। तो बेटा पहला था फॉरेन एम्बेसडर जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, और मैंने आपको कहा अगर होना है तो क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम द गवर्नमेंट। दूसरा मैंने कहा जिस देश के लोगों के साथ हमारी क्या हुई हुई है, जिस देश के साथ हमारी जंग डिक्लेयर हुई हुई है उस देश के लोगों के साथ हम किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो। ध्यान मेरे बच्चे। तीसरा ब्यूटीफुल पॉइंट क्या आया, कन्विक्ट कौन, कन्विक्ट कौन, कैदी जो जेल में सजा काट रहा है, जिसके ऊपर क्या हो गए बेटा, चार्जेस प्रूफ हो गए कि इसने क्या किया है, गड़बड़ करी है, और वो जेल में क्या काट रहा है, सजा काट रहा है। गाइस मेरा तो फेवरेट एग्जांपल है, मेरे दिल के बड़ा करीब है। आई रिमेंबर आई वाज अ किड, मैं छोटी बच्ची थी जब संजय दत्त क्या गया था, जेल गया था, एंड आई क्राइड अ लॉट, क्योंकि मेरा फेवरेट हीरो कौन था, संजय दत्त। मैं संजय दत्त की फैन, मेरे पिताजी सुनील दत्त के इतने बड़े फैन कि उनका नाम सुनील मदान था, और बट आज भी मेरे रिपोर्ट कार्ड कहीं पे भी, बैंक में, हर जगह पे उनके सिग्नेचर में क्या यूज होता है, सुनील दत्त। मतलब उन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगा दिया था, दत्त। ही यूज्ड टू बी दैट बिग फैन ऑफ सुनील दत्त, और मैं आगे उनके बेटे की फैन संजय दत्त। गाइस वो छोड़ते हैं कि उसने ड्रग्स लिए जो लिया। गाइस किसी की भी डार्कर साइड देखनी है, बहुत आसान है, देख लो भाई। जितना उसने फाइट किया है और उसके बावजूद भी, जितने उसने ड्रग लेने के बावजूद भी आज वो जिंदा है, और कैसे कैसे फेजेस से वो कम बैक किया और उसने फाइट करी है, वो देखते हैं ना यार। और एक्टर तो तगड़ा है यार, अनडाउटेडली। खलनायक मूवी देख लो यार उसकी, मजा आया था देख के। देर आर सर्टेन मूवीज जो देख के मजा आया था संजय दत्त की। अब बेटा संजय दत्त जेल में सजा काट रहा है गाइस, और मेरे को कहीं से बहुत पैसा मिल गया, मैं एक मूवी बनाना चाहती हूँ और मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं संजय दत्त को ही हीरो लेना चाहती हूँ, उसमें ले सकती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हूँ, जवाब दीजिए। द आंसर इज नो। बट बेटा उसकी जेल की सजा खत्म हो गई, अब मैं उसके साथ मूवी बना सकती हूँ, बोलिए। सो बेटा कन्विक्ट वो है जो जेल में सजा काट रहा है, क्या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जब वो जेल में सजा काट रहा है हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, नहीं। बट जब उसका क्या हो गया, टेन्योर
खत्म हो गया, क्या हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं? यस। इजी और नॉट? बोलिए बेटा, जवाब दीजिए एवरीवन। एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्या आया बेटा? कॉर्पोरेशन कौन बेटा? कंपनी। अरे क्या कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होती? बहुत कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं कंपनीज तो। बेटा एक बात बताओ, एक कंपनी को कुछ क्या करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने अपनी क्लासेस को रजिस्टर कर दिया एज अ कंपनी, एएसी को हमने एक पार्टनरशिप फर्म बनाया, या फिर हमने बाद में क्या कन्वर्ट कर दिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होगी लोगों के साथ? बेटा जो रिसेप्शनिस्ट हायर करेंगे उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे, जो बच्चे आएंगे उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे, होंगे या नहीं होंगे? तो ये क्या लिखा हुआ है? कॉर्पोरेशन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। गाइस जब भी कोई कंपनी बनाई जाती है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, एमओए एंड एओए। सुना या नहीं सुना? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। गाइस अगर मैंने कंपनी बनाई है और मेरे कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि हम क्या करना चाहते हैं, ट्यूशन सर्विसेज, तो बेटा क्या मैं ट्यूशन सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती हूँ और उससे रिलेटेड, या फिर बेटा मैं चावल गेहूं सप्लाई करने के कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकती हूँ? गाइस एक इंडिविजुअल, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ? कोई भी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती हूँ। एक कंपनी कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है? कोई भी ना, सिर्फ वो जो उसके एमओए और एओए में, बाकी सब उसके लिए मना है, किसी और प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर नहीं हो। तो बेटा कौन से वाले डिस्क्वालीफाई करे हैं यहाँ पे लॉ ने? जो एमओए और एओए में नहीं है। मैम अगर हमने मेमोरेंडम में लिखा था हम ये काम करेंगे, बाद में हम कुछ और भी करना चाहते हैं, ऑल्ट्रेशन। हम देखेंगे आगे जाके सीए इंटर में देयर इज अ कॉन्सेप्ट, कौन से वाला? ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप मेमोरेंडम को ऑल्टर करो, चेंज करो, और जो भी करना चाहते हो धंधा करो, कोई मना नहीं है। बट आप बिना ऑल्टर करे, आपने ओरिजिनली बोला था आप सिर्फ टीचिंग करना चाहते हो, तो आप सिर्फ वही कर पाओगे, कोई और काम नहीं कर पाओगे। आप अगर कोई और काम करना चाहते हो, किसी और प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होना चाहते हो सकते हो, बट पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, किसकी? मेमोरेंडम की। तो बेटा अगर मैं कॉर्पोरेशन कंपनी की बात करूं, उसे हमने क्या डिस्क्वालीफाई किया है कि वो अपने एमओए और एओए के बियॉन्ड जाके किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होगी, सिर्फ उन्हीं में एंटर होगी जो उसके एमओए और एओए में लिखे हुए, बाकी सब उसे डिस्क्वालीफाइड है। बोलिए आप लोग मेरे साथ या नहीं? एवरीवन इन द क्लास। गाइस नेक्स्ट वर्ड क्या है? गाइस ये वर्ड भी मेरे दिल के बहुत करीब है। गाइस कहते हैं मेहनत करने वाला इंसान कभी किसी चीज से डरता नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? गाइस आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर इन माय कॉलेज, फर्स्ट ईयर था मेरे कॉलेज का, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही माता सुंदरी कॉलेज है आईटीओ पे, वहां पे मैं रेगुलर कॉलेज था मेरा, बीकॉम ऑनर्स। पिताश्री ने ड्राइवर रख के दे दिया उस टाइम पे, लग्जरी स्टाइल में जी रहे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था, फाइनेंशियली एवरीथिंग वाज वेरी गुड, फैंटास्टिक। गाइज मैंने पापा से फरमाइश करी कि मुझे हैंडी कैम चलते थे उस टाइम पे, वो कैमरा जो रिकॉर्ड करने वाले, मैंने कहा आई नीड दैट। पापा ने कहा अगले महीने मेरे पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे आएंगे, बेड पे बिछा दूंगा, आराम से सोना, जो लेना हो ले लेना। प्रॉपर्टीज वगैरह भी थी, फ्रेंड्स को भी बहुत पैसे उधार दे रखे थे, एक ही फ्रेंड था स्पेशली। गाइज एक प्रॉपर्टी भी थी जो बहुत अच्छे खासे अमाउंट की थी, उसको बेका, उस दोस्त को जरूरत थी, वो सारे पैसे भी उसको दे दिए प्लॉट सेल करके। गाइज दैट फ्रेंड रैन अवे विद एवरीथिंग। गाइज और हमारी लाइफ का वो क्या था? टर्निंग पॉइंट। मैं 2 मिनट बात करूंगी, क्या था वो पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। ये बिल्कुल कोई काल्पनिक नहीं है, ये क्या है? कंप्लीटली ट्रूथ। गाइस मतलब जिस टाइम पे मैंने गाड़ी रखी हुई है, ड्राइवर से मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से लोगों को लिफ्ट दे देती हूँ, आ जाओ मेरे साथ चल लो, गाजियाबाद के जो बच्चे हैं। और फिर सबसे पहले तो शिफ्ट हुए कैब पे, क्योंकि हालात क्या हो गए एकदम से चेंज हुए। फिर कैब का किराया था 67 रुपीज पर डे, वो भी बहुत दिक्कत करने लगा। पापा ने मम्मी को कहा ज्योति को नहीं पता चलना चाहिए कि दिक्कत है, मम्मी ने मुझे बोल दिया। मैंने बनवाई एमएसटी जो ट्रेन की होती थी, 3 महीने की, 180 रुपए का पास, कंसेशनल स्टूडेंट्स का फॉर्म बनता भरते थे, 2 रुपए पर डे ट्रेवल कॉस्ट आ गई और मैंने वो बनवा ली। अब देखो लाइफ का चेंज देख लो क्या हुआ।
अपनी गाड़ी से आ रहे थे, ड्राइवर रखा हुआ था, लोगों को लिफ्ट दे रहे थे, कैब भी अफोर्ड नहीं हुई, सीधा किस पे पहुंचे? लोकल ट्रेन पे पहुंचे। और पापा को मैंने क्या बोला, मैंने कहा पापा बड़ी दिक्कत होती है, मेरी क्लासेस खत्म हो जाती हैं, कैब में किसी बच्चे की नहीं हुई, हम वेट करते रहते हैं, इतने इतने मेरे घंटे वेस्ट हो जाते हैं, मुझे सीए की पढ़ाई भी करनी है साथ में, मैं साथ में सीए भी कर रही थी। मैंने कहा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं तो ट्रेन बड़ी कंफर्टेबल है, जब फ्री हो अपना आ जाओ। और रेलवे स्टेशन से उतर के घर भी काफी दूरी पे था, कई बार रिक्शा भी नहीं लेते थे कि 10-15 रुपए वो जो होते थे उस टाइम पे रिक्शा के भी बच जाए। I'm just sharing with you the U-turn of the life। और वो फेज है जिसने मुझे ये सिखाया कि कौन अपना होता है और कौन पराया होता है, कौन सिर्फ पैसों के लिए आपके साथ जुड़ा होता है और कौन सच्चे दिल से जुड़ा होता है। और मेरी लाइफ में आज भी सिर्फ उन्हीं रिश्तेदारों की इंपॉर्टेंस है जो उस टाइम पे मेरे साथ थे, बाकी तो आई डोंट केयर, दे डाई और लिव। प्रेजेंस दिखानी होती है दुनियादारी, बट इमोशनली आई एम नॉट कनेक्टेड विद एनीवन उनमें से, एंड आई एम सेइंग इट बाय हार्ट, क्योंकि समझ में आ गया था उस टाइम पे कि कौन अपना और कौन पराया। और मुझे मेरी लाइफ का वो बेस्ट फेज लगता है, ट्रस्ट मी, मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। एक तो बहुत सारे चेहरे सामने आए, और एक एज अ फैमिली, मम्मी पापा भाई मैं, हम चारों इतना करीब हो गए कि एक दूसरे की ताकत की, किसी की आंखों में आंसू ना जाए, किसी को दूसरे का दर्द ना पता चल जाए, ऐसे ऐसे एक दूसरे को क्या करते रहे, बचाते रहे। एंड माई रियल हीरो माई फादर, क्या हार्डवर्क किया उन्होंने, क्या हार्डवर्क किया। आज की डेट में वो पूरे एनसीआर के नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका ऑडिट केस है, करोड़ ऑफ टर्नओवर, करोड़ ऑफ रुपीस का टर्नओवर। ही इज माई हीरो। हार थोड़ी ना माननी होती है जिंदगी में, अगर क्या हो जाए कभी चीजें विपरीत चली जाएं। गाइस उनकी स्पाइन की इंजरी हुई है, 11 घंटे उनकी सर्जरी हुई है, 11 घंटे उनकी सर्जरी चली थी, डॉक्टर्स बोल रहे थे उसके बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड था चीजें। आज भी बेटा आप लोगों में से कितने लोग होंगे सुबह जब अलार्म बजता होगा स्नूज कर देते होगे, रख देते होगे, अभी उठ रहा हूं, नहीं उठा जा रहा, एम आई राइट और रॉन्ग? 4 बजे मेरे पिताश्री का आराम बजता है, और 4-5 पे वो बिल्कुल रेडी होके उठ चुके, धरती माँ को प्रणाम करके वॉशरूम जा चुके होते हैं, अपना रेडी हो रहे होते। दैट्स हिज लाइफ, ही इज माई रियल हीरो। वहां से मुझे स्ट्रेंथ आती है। जब मेरे से कभी कोई पूछते है ना मैम कैसे उठ जाते हो 5 बजे, कैसे रात तक लगे रहते हो, वहां से आती है स्ट्रेंथ। जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हो ना ऐसे, तो मजा आता है देख के, यार वो इस उम्र में इतनी बड़ी सर्जरी की बात कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। और बेटा यही बात मैं आपको बताई, मैंने ये थोड़ी सी जो मोटिवेशनल बात बीच में बोली है, सच्चाई क्यों शेयर करी। अब आपके अगले 3 महीने इतनी जबरदस्त मेहनत के आ रहे हैं कि आपको सिर्फ अपने माँ बाप के बारे में और उनके सपनों के बारे में सोचना है, और ये सोचना है कि हमें उनको कैसे स्पेशल फील कराना है। ये मत सोचना बेटा नहीं हुआ तो फिर जनवरी में दे देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज, कीमत होती है हर वक्त की, जितना जल्दी क्वालिफाई करोगे उतना जल्दी पैसे कमाओगे। और मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इतना पता है जनरली सीए करने वाले बच्चे मिडिल क्लास परिवार से ही होते हैं, या लोअर मिडिल क्लास, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली क्या नहीं होते, बहुत स्ट्रांग नहीं होते जनरली, कि बहुत पैसा नहीं पड़ा होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन लोग के बारे में सोचना जो इतने हार्डवर्क आपके लिए कर रहे हैं। पीजी में रह रहे हो, पीजी के किराए 2-2 महीने के, और उनका खर्चा देंगे तो वही ना बेटा पेरेंट्स, अगर आप 2 महीने वेस्ट कर दोगे, फेल हो जाओगे तो। सो डोंट डू दैट। अपनी पूरी क्या लगानी है, आप जान लगानी है। अब अगले बेटा सिर्फ 3 महीने की बात ही तो है, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने। मई स्टार्ट हो गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में तो पेपर ही है। 4 महीने बेटा आपको सिर्फ कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ किसके अलावा, किताबों के अलावा। जान लगा दो पूरी, कोई यारी दोस्ती, कोई फालतू का टाइम वेस्ट, कोई बर्थडे पार्टी, आज बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे, कुछ नहीं बेटा। अगले साल भी आएगा बर्थडे, 4 महीने के बाद भी सेलिब्रेट कर सकते हो बेटा। हम तो जो जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स थे, अब हम लोग साल में एक बार या 2 साल में एक बार मिलते हैं, और तभी सबके केक कट जाते हैं एक साथ, एक ही केक पे सबका नाम लिख के। तो मुद्दा इसकी जब मिल रहे हैं तो दिल से एंजॉय कर रहे हैं, इट्स नॉट कि उस दिन पे कटना जरूरी है। अभी आपके लिए अगले 4 महीने सिर्फ इंपॉर्टेंस किस चीज की होनी चाहिए, आपकी स्टडीज, नथिंग एल्स। मेक सेंस गाइज? ये वर्ड मेरे दिल के करीब, पता है क्यों है? इतनी बड़ी कहानी सुना दी मैंने। इंसॉल्वेंट, वो पिताश्री का बेस्ट फ्रेंड जिस महीने हमें क्या लेना था, हैंडिकैप, पैसे बिछा के सोना था। इंसॉल्वेंट, सारी दुनिया बदल गई। इंसॉल्वेंट कोर्ट के ऑर्डर से होते हैं, किससे होते हैं बेटा? वो इंसान जिसकी असेट्स कम रह गई और लायबिलिटीज क्या हो गई,
ज्यादा हो गई, डिक्लेयर कर दिया जाता है क्या, इंसॉल्वेंट बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। और बेटा ऐसे इंसॉल्वेंट इंसान के साथ हम किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होंगे। मैम अब आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर एक बार एक इंसान इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, वो कभी जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। जैसे कोर्ट के ऑर्डर से इंसॉल्वेंट हुआ है, वैसे ही अगर उसके हालात सुधरते हैं तो कोर्ट के ऑर्डर से आगे जाके मैं आपको बताऊंगी, एक होता है डिस्चार्ज ऑफ इंसॉल्वेंसी, कि अब उसकी इंसॉल्वेंसी खत्म हो गई तो वो क्या हो जाएगा, कैपेबल हो जाएगा टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। बट जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया और उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, जब तक उसकी इंसॉल्वेंसी डिस्चार्ज होने का क्या नहीं आता, ऑर्डर नहीं आता, तब तक वो किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। देखेंगे देयर आर सम एक्सेप्शंस, बाद में बात करेंगे। ऑब्वियसली अपने परिवार को पालने के लिए रोटी कपड़ा जो उसको खिलाना है, खाना पीना, उनके कॉन्ट्रैक्ट में तो वो एंटर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, चाहे वो इंसॉल्वेंट है। लॉजिकली सोचना, ये थोड़ा कपड़े पहनने बंद कर देगा और खाना खाना बंद कर देगा। तो हम देखेंगे कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं जिनके लिए हम उसे अलाउ करेंगे कि वो क्या कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स कर पाएगा। बट अगर हम कहें कि वो कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कोई और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो पाएगा। क्या आप लोग मेरे साथ या नहीं, एवरीवन? तो बेटा मेरी भावना समझना, मैंने कितने दिल से इस वर्ड को आपके साथ लेना शुरू किया हुआ है, कहां से चली हूं मैं। सेक्शन 10 कहता है अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसे कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, अग्रीमेंट। फिर जो बच्चे पहले दिन से आ रहे हैं उन्हें पता है एक फ्री कंसेंट में बहुत कुछ है। बाकी नए वालों के लिए मैंने आज बोल दिया फ्री कंसेंट के लिए कि कोई जोर जबरदस्ती ना हो, कंसेंट हो बट वो कंसेंट कैसा हो, फ्री हो। बाकी लोगों को पता है कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक ना हो। सेक्शन 13 से 22 याद आ रहे हैं, बोलिए। नए वाले टेंशन नहीं लेंगे, उन्हें यह पता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अग्रीमेंट चाहिए, दो लोग चाहिए, उनका मीटिंग ऑफ माइंड चाहिए, और उनका मीटिंग ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए, फ्री। और ये जो अग्रीमेंट हो रहा है दो लोग, वो दो लोग कैसे होने चाहिए, कॉम्पिटेंट। और सेक्शन 11 बताता है कौन कॉम्पिटेंट है, सब कॉम्पिटेंट है, तीन लोगों को छोड़ के। तीन लोगों को लॉ मेकर ने मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी क्या है, MUD, मड। M क्या है, U क्या है, D क्या है, माइनर कौन, हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। और फिर बेटा U क्या है, अनसाउंड माइंड कौन, जो जिंदगी जिए दिल से। दिल क्या है, ड्रंकर्ड, इडियट, ल्यूनाटिक। फिर बेटा नेक्स्ट क्या है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ने कुछ लोगों को लगा दी फांसी। लॉ ने कुछ लोगों को लगा दी फांसी। फांसी। F से, A से बोलिए एलियन एनिमी, C से कन्विक्ट, फिर एक और C से कॉर्पोरेशन, I से बस। तो बेटा कॉम्पिटेंट कौन है, सब कॉम्पिटेंट है तीन लोगों को छोड़ के। तीन लोग कौन है, MUD, माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अनसाउंड माइंड कौन है, जो जिंदगी जिए दिल क्या है, ड्रंकर्ड, इडियट, ल्यूनाटिक। ड्रंकर्ड टेम्पररी, ल्यूनाटिक टेम्पररी, इडियट परमानेंट। फिर बेटा D क्या है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ को क्या है, लॉ ने लगा दी कुछ लोगों को। फॉरेन एम्बेसडर, बेटा जो बाहर के देश के एम्बेसी वगैरह यहाँ पे, उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। एलियन एनिमी, जिस देश के साथ हमारी जंग छिड़ी हुई है उसके लोगों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होंगे। और अगर एंटर होने के बाद जंग छिड़ गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, सस्पेंड। कन्विक्ट कौन है, जो जेल में सजा काट रहा है, उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होंगे, बट जब सजा खत्म हो जाएगी तो हो सकते हैं। फिर कॉर्पोरेशन, सिर्फ जो उसके MOA और AOA में है वही वाले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे, उसके अलावा किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होंगे। इंसॉल्वेंट कौन है, जो दिवालिया घोषित हो गया, जिसकी लायबिलिटीज आर मोर देन असेट्स। मैंने कहा उसको जब हम लोगों ने कोर्ट के ऑर्डर से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया, जब तक उसकी इंसॉल्वेंसी डिस्चार्ज नहीं होगी, वो कुछ बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो एंटर हो पाएगा, उसके अलावा वो क्या नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। क्या आप लोग मेरे साथ या नहीं, ईमानदारी से बोलेंगे एवरीबडी एंजॉय करते हुए। तो पता है आपको ये पूरा चैप्टर है कॉम्पिटेंस, ये पूरा चैप्टर है, और इसके अंदर थोड़ी सी और बातें ऐड होनी है। ऐसे ही आपको पता है मैंने एक चैप्टर और आपके साथ पूरा ले रखा है, कौन सा, क्वासी। ऑलमोस्ट ऐसे ही मैंने आज एक दूसरे चैप्टर की पूरी इमेज बना दी, कौन सा, कॉम्पिटेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
कौन कॉम्पिटेंट है? ऑल पीपल आर कॉम्पिटेंट। मैंने कहा एक्सेप्ट 3 पीपल। कौन से 3 पीपल? माइनर हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड इंपॉर्टेंट वर्ड इज इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। अनसाउंड माइंड, जो जिंदगी जिए दिल से, ड्रंकर्ड, जो इनकैपेबल है ऑफ मेकिंग अ रैशनल जजमेंट, बट हिज इनकेपेसिटी इज टेम्पररी, जब उतर जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। इडियट, जो परमानेंटली पागल है, जिसकी जिंदगी में कोई भी क्या नहीं है, ठीक का फेज नहीं है, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। ल्यूनाटिक, जिसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, इसकी जिंदगी के 2 हिस्से होते हैं, एक पागलपन और एक ठीकपन। ठीकपन को क्या बोलते हैं? ल्यूसिड इंटरवल। ये ल्यूसिड इंटरवल में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, जब पागलपन चल रहा है तब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। फिर बेटा तीसरा आया डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉ ने लगा दी कुछ लोगों को एफ से, ए से, सी से, एक और सी, आई से। तो बेटा मैंने कहा ये वो लोग हैं फांसी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। एफ से फॉरेन एम्बेसडर, जो बाहर के देश के बेटा क्या है, एम्बेसीज वगैरह या किंग विंग होते हैं, उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। एलियन एनिमी, जिस देश के साथ हमारी जंग छिड़ी हुई है। कन्विक्ट, जो जेल में सजा काट रहा है। कॉर्पोरेशन, सिर्फ उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है जो उसके एमओयू में है, उसके अलावा नहीं हो सकती। उसके बियॉन्ड जाके नहीं हो सकती, उसे बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा। अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, वायरस मतलब पावर्स। तो एमओए और एओए के बियॉन्ड जाके नहीं हो सकती, उसके कैपेसिटी में नहीं है। और लास्ट क्या है बेटा? इंसॉल्वेंट, जो कोर्ट ने क्या डिक्लेयर कर दिया, इंसॉल्वेंट, वो भी क्या नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। क्या आप लोग मेरे साथ या नहीं? क्या स्वाद आता है या नहीं आता? ईमानदारी से बोलेंगे। क्या मैंने आपके साथ समा बांध दिया? मजे आ गए पूरे? डान। एक बार ही लिखेंगे। और आपको पता है मेरे ऊपर क्या हुआ? जैसे ही नए बच्चे थे, मैंने पूरा लेक्चर घुमाया अपने माइंड में इमेज कि सबको कैसे जोड़ू, कैसे कनेक्ट करूंगी पूरी क्लास को। ये भी ना लगे कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कि हम सब दोबारा नई चीज, वही पुरानी वाली चीज सुन रहे हैं। आराम से अब नोट करेंगे। जिन्होंने लिख लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। आपको ये लाइन लिखनी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्रिएट्स जस इन पर्सनम नॉट जस इन रेम। पहले पहले तो ये लिखो कि जस इन पर्सनम क्या होता है, जस इन रेम क्या होता है। उसके बाद लिखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्रिएट्स जस इन पर्सनम नॉट जस इन रेम। जस इन रेम यही बेटा, जब अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड हमारे पास राइट होगा। ये फ्लैट वाला हो गया, आपने गाड़ी ली, डन। आपकी गाड़ी बाहर पार्किंग में खड़ी है, आपके पास क्या किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट राइट है कि वो आपकी गाड़ी ना तोड़े, या पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट है कि शीशा मार के ना फोड़े? पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट। दैट इज जस्ट इन रेम। हाँ, अब मैं 5 मिनट बिल्कुल आराम से बैठूंगी, मैंने पूरी जान लगाई। ब्लड दे दे के मेरी हालत खराब हो गई है, खून चूस गए हैं ये मेरा। बुक चाहिए थी मुझे एक फाउंडेशन। थैंक यू। हाँ जी, कर देती हूँ जी आगे। तो बेटा जिन लोग की फर्स्ट क्लास है, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, पीछे की क्लासेस, अभी संडे मंडे तो कोई क्लास, अच्छा अभी ये भी बात कर ले। मंडे को है ना, मेरी नहीं होगी ना मंडे, मेरा तो डे ट्यूसडे है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिनकी फर्स्ट क्लास है बेटा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप बिल्कुल साथ में कनेक्ट हो जाओ जब मैं उन चीजों पे जाऊं। आज का सब कुछ समझ आया 100%? आप लोगों से नहीं पूछ रही यार, नए वालों से पूछ रही हूँ। आप तो मेरे चीते हो चुके हो, उन्हें चीता बनाना है अभी। आप लोगों ने तो शायद लिखा हुआ है सेक्शन 10 की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, लिखा हुआ है ना? नो नीड टू राइट अगेन प्लीज।
नए वाले बच्चे लिख लें 1 मिनट, 1 मिनट की पेशेंस रखेंगे। गाइस हमें बहुत मेहनत करके फटाफट ये वाली बुक खत्म करनी है और आप लोग मेरा पूरा पूरा साथ देंगे, ठीक है जी। ये फर्स्ट बुक है, दोनों मिल गई आपको? फर्स्ट बुक लेके आनी है अभी आपको, सेकंड बुक घर पे रखो अभी थोड़ा टाइम, जब मैं मंगाऊंगी तब ले आना। बेटा नीचे कर दो जिन लोग की फर्स्ट क्लास है, राजे कर दो नीचे। ये सबके लिए नया है, नोट डाउन। नीचे कर दो बेटा। गाइज मैं चाहती हूँ नेक्स्ट क्लास में आप प्लीज वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाली जो क्लास है, वो हमारी लास्ट लेक्चर था या उससे पहले वाला था? लास्ट ही था। हाँ उसी दिन मेरी तबीयत खराब हुई थी शायद। हाँ फॉर्मेशन में कराया था, तो लास्ट लेक्चर हमारा 5th था। बेटा मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, 4th लेक्चर जरूर देख लेना, सबसे पहले कौन सा लेक्चर देख लेना? 4th। ये मत सोचना कि डायरेक्ट 4th देखेंगे तो समझ आएगा, आ जाएगा, क्योंकि उस दिन भी कुछ नए बच्चे थे, मैंने इस तरीके से लेक्चर लिया था। तो सबसे पहले कौन सा लेक्चर देखोगे? 4th। डन। क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में 2 चैप्टर एक साथ खा जाऊंगी, यानी 2 चैप्टर एक साथ खा जाएंगे। हाँ क्वासी वाला भी कंप्लीट करा दूंगी पूरा, और ये जो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है ये भी पूरा कंप्लीट करा दूंगी। इनके अंदर जो थोड़ा थोड़ा पार्ट बचा हुआ है, विल डू इट एंड विल वाइंड अप दैट।
कितने लोग हैं जिनके पास बुक्स हैं अभी? जस्ट वांट टू सी। बाकी लोग के पास क्यों नहीं है? मिली नहीं है या लाए नहीं है? अच्छा, एक रिक्वेस्ट करूंगी, नेक्स्ट क्लास से सबके पास हर हाल में बुक होनी चाहिए, फर्स्ट वाला वॉल्यूम, ठीक है? डन बेटा? एनीबडी स्टिल राइटिंग? डन एवरीवन? ग्रेट। सो गाइस प्लीज एक बार फिर से वापस आओ मेरे साथ। एक तो आप एक होमवर्क नोट कर रहे हैं और ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, आप करके आएंगे प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप वॉल्यूम नंबर 1 में पेज नंबर 88 सिर्फ जो बोल रहे हो वही पढ़ेंगे, कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ाएं और रोए फिर। पेज नंबर 88, 92 एंड 93। पेज नंबर 88, पेज नंबर 92 एंड 93, इन तीनों पेजेस की रीडिंग करके आएंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आते ही 5 मिनट पहले इन 3 पेजेस के बारे में बात करूंगी, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। इन 3 पेजेस में क्या है मैं आपको बता दूं एक बारी। इन 3 पेजेस में सबसे पहले ये है कि कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, कौन कैपेबल है, सेक्शन 11 का जिक्र हुआ है, और 92 और 93 में बताया गया है अनसाउंड माइंड, ड्रंकर्ड एक्सप्लेन है, इडियट, ल्यूनाटिक, और 93 में दिल खोल के एक्सप्लेन है ये पांचों वर्ड, फॉरेन एम्बेसडर, एलियन एनिमी, कन्विक्ट, कॉर्पोरेशन और इंसॉल्वेंट। दैट्स इट। ये बात हुई है बेटा किसके अंदर, बोलिए? हमारे पेज नंबर 88, 92, 93। अब जो इस चैप्टर में बचा हुआ है वो है सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू माइनर। अब हमारे को कुछ माइनर से रिलेटेड और बहुत सारी बातें करनी है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डन? जब मैं माइनर से रिलेटेड वो बात करूंगी तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आएगा सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। जैसे ही मैं वो नेसेसरी वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जो एक पॉइंट बचा हुआ है वो भी पूरा हो जाएगा। आपस में क्या है वो दोनों कनेक्टेड। तो वहीं से मैं साथ में कौन सा चैप्टर भी खत्म करूंगी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, बहुत स्मार्टली। तो मैं चाहती हूं आप लेक्चर 4 देख के आएंगे जिन लोग की फर्स्ट क्लास है, और बाकी के लोग मेरे लिए सिर्फ 88, 92 एंड 93 रीड करके आएंगे। बेटा अगर आप नहीं करके आएंगे तो पता है क्या होगा, मैं जब यहाँ पे फास्ट होंगी तो आपको दिक्कत होगी, और अगर आप करके आओगे तो आपको वो इमीडिएटली क्या हो जाएंगी, चीजें रिटेन हो जाएंगी, क्योंकि एक थोड़ा सा एफर्ट आपने मारा होगा। मैं तो कराऊंगी बट बेटा वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। डन? चलिए, सो गाइस प्लीज एवरीवन मेरे साथ, हम बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, सेक्शन 10 एग्रीमेंट हमें पता है, फ्री कंसेंट हमें पता है, कॉम्पिटेंट पार्टीज हमें पता है, लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, क्विड प्रो क्यों तो सुना हुआ है आपने मेरे मुंह से, बट मैं नई चीज ले बोल रही हूं। प्राइस फॉर विच, बेटा इसके ऊपर भी एक अलग से पूरा चैप्टर है, कंसिडरेशन के ऊपर भी क्या है, इन सारे वर्ड्स पे चैप्टर है।
अग्रीमेंट पे चैप्टर है, फ्री कंसेंट पे चैप्टर है, कॉम्पिटेंट पार्टीज पे एक चैप्टर है, लॉफुल कंसिडरेशन पे चैप्टर है, लॉफुल ऑब्जेक्ट पे चैप्टर है, एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड पे चैप्टर है। तो इन सबके ऊपर 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स है हमारे पास, और इनमें से ही साथ में एक सातवां और निकल आता है अलग से, कौन से वाला, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वो भी चैप्टर है। तो आप देख रहे हो इसी के अंदर से हमारे क्या निकल आते हैं, 7 8 चैप्टर्स। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर हम मजे लेके साथ साथ पढ़ जाए। डन। तो मतलब ये वॉल्यूम 1 तो हमें मजे मजे में खत्म करनी है पूरी, प्लीज। वॉल्यूम 2 तो ऐसे ही आसान है। चलिए, प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ अदर पार्टी इज बॉट। बेटा क्या लाइन बोली मैंने, प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ अदर पार्टी इज बॉट। मतलब हमने अदर पार्टी का प्रॉमिस खरीदा जो कीमत देकर, जैसे आप लोगों ने फीस देकर हमारा प्रॉमिस खरीदा कि हम आपका सिलेबस पूरा कराएंगे, तो वो जो फीस थी वो क्या है, प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ अदर पार्टी इज बॉट। और अगर हमारे एंगल से देखें तो हम लोगों ने क्या प्राइस दिया आपको, कमिटमेंट कि हम आपका सिलेबस पूरा कराएंगे, सर्विस देंगे, और आपका प्रॉमिस खरीदा क्या कि आप हमें क्या दोगे, फीस। सो प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ अदर पार्टीज बॉट, उसे क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। गाइस मैंने कहा ये कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए, लॉफुल। मैंने कहा मैं आपका सिलेबस पूरा कराऊंगी पूरा अच्छे से शानदार तरीके से। आपने कहा मैम वो जो आपका XYZ दुश्मन है जिसकी शक्ल आपको पसंद नहीं है, मैं उसका सर काट के गर्दन आपके चरणों पे रख दूंगा बदले में। बोलिए क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्यों, कंसिडरेशन तो है, समथिंग फॉर समथिंग। कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, कुछ बदले में मिलना है। मैं आपको पढ़ा रही हूं, बदले में आप मुझे क्या दे रहे हो, उसका सर कटा हुआ जो मुझे पसंद नहीं आदमी बिल्कुल भी। बोलिए कंसिडरेशन है या नहीं है, यस कंसिडरेशन इज देयर, बट क्या वो कंसिडरेशन लीगल है। बेटा यहां पर सिर्फ कंसिडरेशन होने से मतलब नहीं है, कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए, लॉफुल, लीगल। मेक सेंस और नॉट। तो बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए था, एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, लॉफुल। अब नेक्स्ट वर्ड क्या आया, जिस पर्पस के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो वो भी क्या होना चाहिए, लीगल। मैंने अपना घर किराए पे दे दिया, मान लो एक XYZ, बेटा बहुत सारे फेमस केस लॉज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक प्रोस्टिट्यूट है, धंधे वाली लेडी है, उसको घर किराए पे दे दिया, क्या मैं उससे रेंट रिकवर कर पाऊंगी, द आंसर इज नो। क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन का कैरी करने के लिए काम अगर मैंने अपना घर रेंट पे दिया है तो वो भी क्या है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। क्या लॉ में अलाउड है प्रोस्टिट्यूट का काम करना, तो मैं तो प्रोस्टिट्यूट को क्या दे रही हूँ, बढ़ावा दे रही हूँ घर किराए पे देके, तो वो ऑब्जेक्ट ही क्या है, अनलॉफुल। मैंने अपना घर किराए पे दे दिया, क्या नाम है बेटा तेरा, शक्ल से ही चोर लगता है मुझे, कहानी के सारे पात्र काल्पनिक हैं, बेटा बुरा मत मानियो। गाइस अगर मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा, सिर्फ मैं अपनी क्लास को, गाइस आप XYZ अगर आपका कोई दोस्त कहीं पे भी क्लासेस पढ़ रहा हो तो उससे पूछना कि लॉ की क्लास में नींद आती है, बोरिंग हो जाता है या नहीं हो जाता। आई वॉन्ट यू ऑल टू आस्क दिस, पूछना। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ, जब मैं अपनी पूरी जान लगा देती हूँ किस चीज पे, कि मेरे थ्योरी क्लास में भी बच्चा क्या रहे, इंजॉय करे और कॉन्सेप्ट समझ में भी आए। तो ये सब ऐसे ही मैं मस्ती में बोल जाती हूँ, अगर कभी किसी को बुरा लगे तो मैं पहले से ही एडवांस में क्षमा मांग रही हूँ, और अगर कोई ज्यादा हंसता हुआ दिखा तो उसी को चोर बना दूंगी अगली बार। डन। तो बेटा ये हमें शक्ल से ही क्या लग रहा है, चोर। ऐसा नहीं है कोई क्लास के बाद इसे चोर बुलाए। डन। पता चले मेट्रो में जा रहा है, ओ चोर, लोग कहेंगे चोर है भाई, है बेटा, बुरा तो नहीं आना ना। डन। गाइज अब ये मुझे शक्ल से ही चोर लगता है, मैंने इसको क्या दे दिया, अपना घर फ्लैट था एक मेरे पास, किराए पे दे दिया कि कह रहा, मैंने कहा क्या करना है आपको काम, कह रहा मुझे मशीनें लगानी है नकली नोट छापने की। भाई अब आप बता दो, आप क्या मैं सही कर रही हूँ ऐसे बंदे को घर किराए पे देके,
कह रहा है मुझे ना वहां पे वो लगाने हैं, लैपटॉप लगाने हैं, वो सट्टेबाजियां करवानी है, वो आईपीएल के मैचों की। अब आप मेरी भावना समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूं। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भी क्या होना चाहिए, लीगल। डन। फिर मैंने कहा नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। गाइस कुछ चीजें ऐसी हैं, आप एक, मैंने कहा ना इसके ऊपर भी क्या है, एक पूरा चैप्टर लॉ में लिखा हुआ है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कर ही नहीं सकते, मना है। जब कानून बनाने वाले ने कानून बनाते वक्त लिख डाला कि ये करना ही नहीं है, तो बेटा वो तो एक्सप्रेसली, मतलब साफ साफ हमने मना कर दिया, वॉइड मतलब खराब, कि आप इसमें एंटर हो ही नहीं सकते। तो बेटा वो तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना, वो तो कभी भी, अगर आप ऐसे एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हो जो लॉ ने क्या कर रखा है, मना कर रखा है, तो वो तो कभी वैलिड हो ही नहीं सकता, वो तो कभी वैलिड हो ही नहीं सकता। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सेक्शन 10 पढ़ रहे हैं जो बात करता है किसकी, असेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। केजरीवाल मत बोलना, बोल सकते हो अगर आप उसके फैन हो तो, आई डोंट माइंड। हमारा नेता कैसा हो, जिसके भी आप फैन हो उसका नाम ले लो। हाँ देखो मोदी जी के भक्त तो हैं कुछ, बट देर आर सम पीपल हु डोंट लाइक मोदी जी ऑल्सो। अब माय फादर इन लॉ तो मतलब बेट अगर मिल जाए तो मुझे ऐसा लगता है अगले 7 जन्मों तक उन्हें नींद ही ना आए कि मोदी जी मिल गए आज मुझे। मतलब आप समझ लो किस लेवल के भक्त हैं डिफरेंट पीपल। सेक्शन 10 असेंशियल, और एक हमारे घर में तो बड़ा गजब का सीन चलता है, एक मेरे फादर इन लॉ और एक मेरा देवर। फादर इन लॉ जान दे दे मोदी जी के लिए खड़े खड़े, और देवर खड़े खड़े जान ले ले मोदी जी की, इतना एंटी, आप समझ रहे हो, दो एक्सट्रीमिस्ट के बीच में रहते हैं हम। एक मतलब क्रेजीनेस की हद है अलग लेवल की, और एक है एंटी बने की हद है नेक्स्ट लेवल की। तो मतलब आप सोच नहीं सकते कि हमारी क्या सिचुएशन होती है। मतलब एक जने का व्हाट्सएप स्टेटस होता है, एक जना जो फॉरवर्ड मैसेज भेजता है मोदी भक्त, और दूसरा होता है बिल्कुल एंटी, वो कहता है अपने स्टेटस पे ये लगा दो, वो कहता है अपने स्टेटस पे बोल दो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करती, जय हो, मुझे क्या रहने दो, न्यूट्रल रहने दो, जय हो। तो बेटा प्लीज, असेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा सबसे पहले क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, लॉफुल, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और ऐसा काम मत करो जो स्पेशली मना कर रखा है, ऐसा काम मत करो जो स्पेशली मना कर रखा है। मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर। मम्मी क्या है, कुछ धासु से वर्ड लग रहे हैं ना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लॉ मेकर ने मना कर रखी है कि आपको करनी ही नहीं है, अगर आप करते हो तो क्या है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, वो कभी भी वैलिड नहीं हो सकता। जैसे मान लो मेरे और बेटा, क्या नाम है आपके, मेरे और शुभम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और बेटा कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कुछ भी हो जाए कोई भी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ कभी कोर्ट नहीं जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट का फायदा क्या है, केस नहीं करेगी। तो आप सोच रहे हो कि ऐसा पॉइंट कि हम किसी को कोर्ट नहीं जाने देंगे, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब क्या नहीं करने पड़े देंगे, लीगल जो हमारे पास क्या है प्रोसीडिंग्स करने का अधिकार है वो एक्सरसाइज नहीं करने देंगे। कह रहे हैं ऐसा तो एग्रीमेंट ही क्या है, बेकार है, वॉइड है, मना कर दिया लॉ ने कि आप ऐसा नहीं करोगे। हाँ आप ये कह रहे हो कि थोड़ी मोहलत और मिल जाए कि इतना टाइम ना जाए, वो समझ में आता है, बट आप किसी को एब्सोल्युटली रोक रहे हो कि जाएगा ही नहीं, तो बेटा वो क्या है, वॉइड है, ये एग्रीमेंट क्या नहीं होगा, कभी भी वैलिड नहीं होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है। मैं कह रही हूँ लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अमित सर के साथ पढ़ा रही हूँ। गाइज मैं तो पहली बात चौड़े में बोलती हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट में जब भी मैंने पढ़ाया है मैं एक लाइन चौड़े में बोलती हूँ, आई एम नॉट अ एम्प्लॉय एनीवेयर, आई एम अ फ्रीलांसर। मैं किसी की भी एम्प्लॉय नहीं हूं, मुझे कोई बांध सकता ही नहीं, मैं ऐसी इंसान हूं, बहुत क्लियर शब्दों में, एक्स वाई जेड चाहे वो कितना ही बड़ा कोई भी हो, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मैं किसी की एम्प्लॉय नहीं हूं, आई एम अ फ्री लांसर। डन। अब मेरी एक बात समझना भाई, एम्प्लॉय बनना होता तो 11 साल पहले बार्कलेज में नौकरी मिली थी, मेरी बात समझना, वहां पे मैं एम्प्लॉय थी, बैंक में हम नौकरी करते थे, वहां पे मैं एम्प्लॉय थी, बट बेटा छोड़ आई थी।
ना होगी हमसे नौकरी। तो हमारे बस की नहीं है, हर इंसान किसी अलग पर्पस के लिए बनाया है, ऊपर वाले ने हर इंसान को क्या बनाया है, डिफरेंट बनाया, हमारे से नहीं होगी। हम बहुत क्लियर शब्दों में हैं, कान्हा जी के भक्त हैं, 2 रोटी सूखी खा लेंगे, नहीं मिलेगा मक्खन मिश्री के साथ खा लेंगे, गुजारा चला लेंगे, बट किसी की नौकरी ना होगी हम पे। सीधी सीधी बात है, सिंपल सी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ मैम आपकी भावना समझ गए, आगे बढ़ो। अब बेटा मैं कह रही हूँ, मैं कहानी जब रचती हूँ तो ऐसे ही रचती हूँ। मुझे बोलते हैं कि मैम अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाओगे तो आप जिंदगी में दुनिया में कभी भी किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा सकते। मैंने कहा लो मैं अभी जा रही, मेरी बात समझना प्लीज एवरीवन। इसे बोलते हैं एग्रीमेंट इन, समझ चल रहे थे, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड या फिर सर्विस एग्रीमेंट। भाई देखो, अगर आप ये कह रहे हो ऐसी कंडीशन लगाई जाए जब तक आप हमारे इंस्टीट्यूट में हो किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाओगे, साउंड्स लॉजिकल, साउंड्स लॉजिकल और नॉट? जब तक आप हमारे इंस्टीट्यूट में हो इस एरिया में, लोकेलिटी में, वेस्ट दिल्ली में नहीं पढ़ाओगे, साउंड्स लॉजिकल। बट आप हमारे इंस्टीट्यूट में हो, अब आप दुनिया में कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट में कभी भी नहीं पढ़ा सकते हमारा इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद भी। क्या लगता है, क्लॉज इज वैलिड और इनवैलिड? एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कहां पे लिखा हुआ है? एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, इसे बोलते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को काम करने से रोकना। तो अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो वो रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हैं तो वैलिड है। रीजनेबल समझ गए कि जब तक हमारे इंस्टीट्यूट में हो कहीं और नहीं पढ़ाओगे, रीजनेबल है, माना जाएगा। बट अगर रिस्ट्रिक्शंस कैसी हैं, अनरीजनेबल हैं, तो बेटा वो क्या है, वॉइड, उनका वैसे ही क्या नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, वो क्लॉज ही क्या है, इनवैलिड। बात समझ में आती है? एब्सोल्युटली। तो बेटा प्लीज मेरे साथ, सेक्शन 10 कहता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब उसमें एग्रीमेंट हो, फ्री कंसेंट हो, कॉम्पिटेंट पार्टीज हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, और वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो। मैंने आपको एग्जांपल दिए, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, काम नहीं करने देंगे, या फिर बेटा मैंने आपको एग्जांपल दिया रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कोर्ट नहीं जाओगे आप, तो बेटा ये क्या है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। क्या है बेटा ये, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। क्या आप लोग मेरे साथ या नहीं? ईमानदारी से बोलेंगे। मैं चाहती हूं आप कंसिडरेशन के आगे बस ये वर्ड ऐड कर लें, प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ अदर पार्टी इज बॉट, एड इट, और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड में ये 2 एग्जांपल ऐड कर। बस अभी हो रही है वाइंड अप, 1 मिनट 30 सेकेंड। डैन बेटा ये नोट हो गया, लीगल मतलब जो बदले में हमें सामान मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, कुछ लीगल होना चाहिए। मैंने कहा जैसे वो मेरे को उसकी मुंडी लाके दे रहा है काट के, जिससे मुझे नफरत है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सर्विस दे रही हूँ, और आप मुझे बदले में उसकी मुंडी दे रहे हो, तो ये कंसिडरेशन क्या है, लीगल नहीं। डन। सो गाइस मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस जितना मैंने आज कराया उसको क्या करके आएंगे, एक बारी रीड करके आएंगे। और मैंने 3 पेजेस बोले, 88, 92 एंड 93। दिस इज योर होमवर्क, उन्हें बुक के वॉल्यूम 1 में से रीड करके आना है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, तब हम क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे कैसे करने हैं। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैव अ ब्यूटीफुल डे। मेरे से पहले कौन सी क्लास थी? अकाउंट्स। ठीक है बेटा, 30 सेकेंड ही लिए।
बच गया। थैंक यू गाइस, प्लीज ये करके आएंगे। अगर आप लोगों ने साथ साथ रीडिंग नहीं करी ना, मजा नहीं आएगा सिलेबस करने का। मुझे ये सपोर्ट चाहिए होगा आपसे, अगर आप चाहते हो कि हम बेहतरीन तरीके से अपने क्वेश्चन वगैरह करें। डन। एक बार रीड करो, मैं यहाँ पे कराऊं तो मैं फास्ट कराता हूँ, तो आप लोग को चीजें क्या हो फटाफट अंदर जाए। कि आपको पहले से पता हो मुझे ये वाला वर्ड नहीं समझ में आया। व्हाट इट घेर दी मैंने, बोल रही थी साथ साथ। समझ नहीं आता मैं ये बुक लेके क्यों आई। भाई मैं वहां भी अटेंडेंस लगाऊंगी, मेरी अटेंडेंस इतनी